नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो हर एक दिन जो है वो एक नया टॉपिक फिनिश करते हैं और उसके बारे में जो है वो कंप्लीट जो है वो इंट्रोडक्शन होता है, कंप्लीट जो है उसकी स्टडी होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास में जो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में हर एक दिन जो हम एक ग्लैंड को लेके आते हैं। हमने शुरुआत की थी हमारे पास में इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड से, देन उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद थायराइड, देन पैराथायराइड, देन पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड उसके बाद गोनेड्स ग्लैंड। अब हमारे पास में आ जाता है दोस्तों कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन के रूप में जो है वो वर्क करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास में दो ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड एंड थाइमस ग्लैंड। ये तो एंडोक्राइन का जो है वो वर्क करती ही करती है। साथ के साथ कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो कि एंडोक्राइन का जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किडनी हो गया और हार्ट हो गया, तो इनके बारे में जो हम पढ़ते हैं एग्जाम में, इनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। क्योंकि किडनी से कई बार जो है रास मैकेनिज्म के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इरिथ्रोपोइटिन और रेनिन के बारे में जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और हार्ट से ANP है, BNP है, CNP है, इनसे जो हो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चे हमेशा जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों हार्ट भी जो है वो एक तरीके से एंडोक्राइन रूप में जो हो वर्क करता है। किडनी भी करता है, थाइमस तो करता ही करता है, पीनियल ग्लैंड तो करती है। तो वन बाय वन करके जो हो इसको हम लेंगे। इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्गन दैट रिलेटेड टू एंडोक्राइन फंक्शन। तो वन बाय वन करके लेंगे और उसको आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हमने की थी दोस्तों इंट्रोडक्शन से, उसके बाद हमने हाइपोथैलेमस को देखा था, देन उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को देखा था, देन उसके बाद थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को फिनिश किया था, देन उसके बाद पैनक्रियाज को फिनिश किया था, देन एड्रिनल ग्लैंड को फिनिश किया था, देन उसके बाद प्लेसेंटा को हमने यहाँ पे छोड़ दिया था, उसको हम जो है वो गायनिक में कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद टेस्टिस और ओवेरी को जस्ट इससे पहले वाली क्लास गोनेड के अंदर जो है फिनिश किया था। आज हमारे पास में आएगा दोस्तों पीनियल ग्लैंड, देन उसके बाद थाइमस और साथ के साथ जो है वो हार्ट एंड किडनी, इनको भी जो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पास में। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होती है, किस तरीके से जो है वो कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, क्या एनाटॉमी होती है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होती है, क्या इसका फंक्शन होता है और क्या क्या एबनॉर्मलिटी आती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन कहें तो पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल P-shaped एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड डीप इन द ब्रेन। यानी कि पीनियल ग्लैंड जो है वो एक स्मॉल ग्लैंड होती है, P-shaped होती है, यानी कि जो मटर का दाना होता है उसके समान होती है। P-shaped एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, डीप इन द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बिल्कुल बीच में, डीप में जो है वो सैचुरेटेड होती है। अब ब्रेन का जो है वो बीच कौन सा हो गया, दो हमारे पास में जो हेमिस्फीयर है वो दोनों आपस में जो है वो मिलते हैं और वहाँ पे जो थैलेमस जॉइंट है वहाँ पे जो है वो बीच वाला ऑर्गन हो गया। तो ये कहाँ पे होती है, नियर द सेंटर, यानी कि जो ब्रेन का हमारे पास में जो सेंटर होता है वहाँ पे बिटवीन द टू हेमिस्फीयर, यानी कि दो, ये देखो लोब है, दो लोब होती है ब्रेन को, अगर आप देखोगे तो दो लोब बनी हुई थी, दोनों लोब आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो दोनों हेमिस्फीयर जहाँ पे आके जो है वो अटैच होती है इन ए ग्रोइन वे टू हैव्स ऑफ थैलेमस टू जॉइन, यानी कि दो जो थैलेमस की पंखुड़ियां थी उनके बीच के यहाँ पे जो है वो हमारे पास में पीनियल ग्लैंड जो है वो सैचुरेटेड होती है। क्लियर। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल रिदम, यानी कि ये जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है किसमें, बायोलॉजिकल रिदम। बायोलॉजिकल रिदम यानी कि कोई भी एक साइकिल जिसको हम कह सकते हैं उसको हम बोलते हैं रिदम। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, वो भी एक रिदम हुआ। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में उठना बैठना, वो भी एक रिदम हुआ। ठीक है ना, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन, ये भी एक जो है हमारे पास में रिदम हुआ। तो कोई भी जो है वो रिदम है, बायोलॉजिकल रिदम, उसमें जो है वो मेन रोल प्ले करती है। एंड ये जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल करती है, थ्रू द सीक्रेशंस ऑफ मेलेटोनिन, यानी कि यहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड है उससे मेन हार्मोन्स कौन सा रिलीज हो रहा है, मेलेटोनिन सीक्रेट हो रहा है, उसके द्वारा जो हमारे पास में बायोलॉजिकल रिदम जो है वो मेंटेन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे उठने बैठने का है, या आपने देखा होगा कि कोई कहते हैं कि यार मुझे तो 12 बजे से पहले भूख नहीं लगती। मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ताकि सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। और कुछ कहते हैं कि यार मुझे तो सुबह जल्दी ही 7 बजे भूख लग जाती है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, एक्चुअली जो आदमी अपने अनुसार शरीर को ढाल लेता है, जैसे कोई सुबह जल्दी उठ के जो है वो खाना खा लेता है, 8 बजे तक खाना खा लेता है, भरपेट खाना खा लेता है, लगातार अगर वो 1 महीने तक ये रूटीन फॉलो करेगा तो 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली उसको 8 बजे जो है वो भूख लग जाएगी। और जो 12 बजे तक नहीं खाते तो उनको 12 बजे ही जो है वो भूख लगेगी। इसका एग्जाम्पल और दे लेते हैं कि कुछ क्लाइंट या कोई भी पर्सन जो है वो सुबह 6 बजे अगर लगातार उठता है तो ऑटोमेटिकली बिना अलार्म के आपके 6 बजे जो है वो आंख खुल जाएगी,
शार्प जो है वो 6 बजे आपकी आंखें खुल जाएगी। और अगर आपको जो है वो 8 बजे 10 बजे उठने की आदत है तो उसी हिसाब से जो है वो एक सर्किल बन जाता है। तो ये जो बायोलॉजिकली रिदम है उसको कौन कंट्रोल करता है हमारे पास में, उसको कंट्रोल करता है हमारे पास में पीनियल ग्लैंड, और किसके माध्यम से करती है, मेलेटोनिन जो मेन हार्मोन है उसके माध्यम से। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो हमारे पास में 2 हेमिस्फीयर है, और यहाँ पे जस्ट अगर हम ब्रेन का देखें तो ये पीछे का हिस्सा हो गया, ये आगे का हिस्सा हो गया। तो जो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट बैक साइड में जो है वो कौन सी ग्लैंड सेचुरेटेड होती है, पीनियल ग्लैंड। यानी कि ये देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे सामने तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास में हाइपोथैलेमस आ गया, ये हो गया हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। इनके जस्ट बैक साइड में जो है वो कौन सी ग्लैंड सेचुरेटेड होती है, दैट इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड, जो कि एक मटर के दाने के समान होती है। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्लैंड जो है वो उसके एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो कौन से होते हैं उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहला आ गया है हमारे पास में मेलेटोनिन सिक्रेशंस। मेन हार्मोन जो है वो यही सिक्रेट करता है, मेलेटोनिन। अब ये मेलेटोनिन जो है वो क्या करता है उसको हम ले लेते हैं। इट इज द प्राइमरी हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन जो है वो एक प्राइमरी हार्मोन है, ठीक है, बाकी अदर हार्मोन्स भी निकलते हैं लेकिन मेन हार्मोन जो है वो कौन सा निकलता है, मेलेटोनिन। और ये मेलेटोनिन क्या करता है, ये मेलेटोनिन रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल, यानी कि स्लीप वेक साइकिल को जो है वो मेंटेन करता है। स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल मतलब सोना और उठने वाला जो साइकिल है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्रेडियन साइकिल रिदम के नाम से भी जो है वो जानते हैं। और ये बेसिकली जो है वो किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, ये लाइट एंड डार्कनेस के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स करता है। यानी कि जैसे डार्कनेस होगा यानी कि लाइट आएगी देन मेलेटोनिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, और जैसे हमारे पास में जो है वो दिन होएगा या उजाला आएगा तो मेलेटोनिन जो है वो कम सीक्रेट होता है। अब देखो इससे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन निकल के आए हैं कि मेलेटोनिन जो है वो सबसे ज्यादा कब सीक्रेट होता है। ऑप्शन दे देते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा दोस्तों, नाइट में। जितनी ज्यादा डार्कनेस होगी उतना ही जो है मेलेटोनिन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होगा। इट इज सुप्राक्रिस्टेमेटिक न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे पास में सुप्राक्रेमेस्टिक न्यूक्लियस है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में इसको जो है बहुत डिटेल से अच्छी तरीके से देख रखा था। इट इज द सुप्राक्रिस्टेमेटिक न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस कंट्रोल द मेलेटोनिन सिक्रेशंस, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रहे थे वही सारी के सारी चीजें यहाँ पे जो है वो किसको करते हैं, पीनियल ग्लैंड को करते हैं। देन उसके बाद लेते हैं कि ये कब सीक्रेट होता है, एट नाइट, यानी कि डार्कनेस के अंदर जो है वो इंक्रीज मेलेटोनिन प्रोडक्शन एंड प्रमोट स्लीप। यानी कि जैसे ही डार्कनेस आएगा या हमारे पास में नाइट आएगी देन मेलेटोनिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा, और जितना ज़्यादा मेलेटोनिन सीक्रेट होगा उतनी ही जो है वो स्लीप आएगी। क्लियर। देन सेकंड, ड्यूरिंग द डे के अंदर क्या होगा, लाइट एक्सपोजर डिक्रीज मेलेटोनिन प्रोडक्शन एंड प्रमोट वेकफुलनेस। यानी कि अगर किसी के अंदर मेलेटोनिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है इन द सेंस उसको ज़्यादा नींद आएगी, और किसी के अंदर मेलेटोनिन कम सीक्रेट हो रहा है तो उसको जो है वो हमारे पास में नींद कम आएगी, ये ध्यान रखना। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में रेगुलेशन ऑफ द सिरेडियन रिदम, यानी कि जो हमारे पास में वेकफुलनेस की है, ठीक है, वो किस तरीके से जो है वो रेगुलेट होती है। तो द पीनियल ग्लैंड हेल्प टू रेगुलेट बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था एक एग्जाम्पल के द्वारा कि जो हमारे पास में पीनियल ग्लैंड है वो रेगुलेट करती है हमारे पास में बायोलॉजिकल क्लॉक को। और वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो किस तरीके से होती है, यही इंक्लूडिंग स्लीप पैटर्न, हार्मोन रिलीज एंड मेटाबॉलिज्म, इन सबको जो है वो कंट्रोल करती है। थर्ड चीज आती है हमारे पास में, मेलेटोनिन आगे क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन रेगुलेशन, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसको किस तरीके से जो है वो रेगुलेट करता है। तो ये क्या करता है, मेलेटोनिन इन्फ्लुएंस द हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस, यानी कि मेलेटोनिन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस इन द सेंस कि कहीं ना कहीं जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, चेंजेस करता है। किसको करता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस, यानी कि एफएसएच और एलएच वाला जो एक्सेस है उसको जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। और ये क्या करता है, दीज आर अफेक्टिंग रिप्रोडक्टिव हार्मोन, यानी कि एलएच और एफएसएच हार्मोन जो है वो उसको अफेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि मेलेटोनिन का मेन फंक्शन तो हो गया हमारे पास में वेकफुलनेस एंड स्लीप। जैसे ही ज्यादा रात आएगी या अंधेरा आएगा तो मेलेटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा और नींद आएगी, और जैसे हमारे पास में दिन आएगा, उजाला आएगा, मेलेटोनिन कम सीक्रेट होगा और हम वेकफुल होंगे, यानी कि उठ जाएंगे। ये तो इसका मेन फंक्शन है। लेकिन मेलेटोनिन जो है वो इनडायरेक्टली रूप से जो हमारे पास में हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडियल एक्सेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है, जो कि रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एफएसएच एंड एलएच को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। इन सम स्पीसीज मेलेटोनिन रेगुलेट द सेंसेशनल ब्रीडिंग, यानी कि कुछ में जानवरों में देखा होगा
कि एक पर्टिकुलर जो है मौसम आता है ब्रीडिंग फेज का, तो मेलेटोनिन उसको भी जो है वो कंट्रोल करता है। इंसानों में ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जानवरों में जो है वो एक पर्टिकुलर जो है वो टाइम पीरियड आता है। इन ह्यूमन एक्सेसिव मेलेटोनिन में डिले प्यूबरिटी, अगर एक्सेसिव हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास में प्यूबरिटी को जो है वो डिले करता है। तो आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास में एक्सेसिव हार्मोन जो है वो कम सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, तो प्यूबरिटी जो है वो जल्दी आएगी, और अगर एक्सेसिव सीक्रेट हो रहा है तो प्यूबरिटी जो है वो लेट आएगी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। ये मेलेटोनिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी जो है वो शो करते हैं। मेलेटोनिन एक्ट एज ए पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि मेलेटोनिन जो है वो हमारे पास में एंटीऑक्सीडेंट जो है वो काम करता है। एंड प्रोटेक्टिंग सेल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज, और प्रोटेक्ट करता है हमारे पास में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल डैमेज को। और साथ के साथ इट मे प्ले ए रोल इन रिड्यूसिंग न्यूरोजनरेटिव डिजीज, यानी कि इसके साथ साथ जो है वो न्यूरोजनरेटिव डिजीज है उससे भी बचाता है। न्यूरोजनरेटिव डिजीज का जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास में अल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, ये सारे के सारे न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास में न्यूरॉन जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाते हैं, कुछ में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कम रिलीज होने लगता है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे पास में और नर्व जो है धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, तो जो हमारे पास में न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज है उसको जो है वो रिड्यूस करता है। तो मेलेटोनिन जो है वो हेल्पफुल है। अगर किसी क्लाइंट को जो है वो पार्किंसंस या अल्जाइमर हो रहे हैं तो इनडायरेक्टली उसमें क्या है, मेलेटोनिन जो है वो कम सीक्रेट हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कि मेलेटोनिन जो है वो किस तरीके से इम्यूनिटी में भी जो है वो हेल्प करता है। तो मेलेटोनिन इनहेंस इम्यून फंक्शन बाय रेगुलेटिंग साइटोकाइनेज प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग इम्यून रिस्पॉन्स। देखो ये हमारे पास में इनडायरेक्ट रूप से मेलेटोनिन जो है वो साइटोकाइनेज को जो है वो प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, और साइटोकाइनेज आपको बताइए कि इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, कहीं पे भी जो है वो इम्यूनिटी का वर्क आता है तो वहां पे साइटोकाइनेज जो है वो रिलीज होता है, मेन रोल जो है वो प्ले करता है। और ये मेलेटोनिन जो है वो उसको कंट्रोल करता है, या कह सकते हैं कि रेगुलेट जो है वो करता है। एंड इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटरी इफेक्ट, और ये जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनो मॉड्यूलरी इफेक्ट को जो है वो शो करता है। ये जो है वो हमारे पास में मेन फंक्शन हो जाते हैं मेलेटोनिन का। लास्ट आ गया मूड रेगुलेशन एंड मेंटल चेंजेस, यानी कि ये जो हमारे पास में मेलेटोनिन जो है वो किस तरीके से मूड चेंजेस करवाता है और मेंटल हेल्थ को जो है वो रेगुलेट करता है। तो मेलेटोनिन इज लिंक्ड टू मूड डिसऑर्डर, यानी कि ये जो मेलेटोनिन जो है वो मूड डिसऑर्डर को जो है वो कंट्रोल करता है। किस तरीके से, इंक्लूडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी कि जो हमारे पास में डिप्रेशन और एंजाइटी होती है उसको जो है वो कौन कंट्रोल करता है, मेलेटोनिन जो है वो कंट्रोल करता है। लो मेलेटोनिन लेवल टू कंट्रीब्यूट ए सेंसेशनल अफेक्टिव डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड सैड एंड इंसोमिनिया। ठीक है, लो मेलेटोनिन जो है वो इंसोमिनिया ये सारी चीजें जो है वो शो करता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डार्कनेस होगी तो ज्यादा मेलेटोनिन सीक्रेट होगा, ज्यादा मेलेटोनिन सीक्रेट होगा तो स्लीप जो है वो आएगी। अब अगर कम मेलेटोनिन सीक्रेट होता तो इंसोमिनिया जो है वो आएगा। लास्ट आ जाता है रोल इन कैंसर प्रिवेंशन। ये मेलेटोनिन जो है वो कैंसर को भी जो है वो प्रिवेंशन में हेल्प करता है। किस तरीके से, मेलेटोनिन हैज ए एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो मेलेटोनिन जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है। एंड मे इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सर्टेन ट्यूमर्स पर्टिकुलर ब्रेस्ट एंड प्रोस्टेट कैंसर। ये मेलेटोनिन क्या करता है कि जो कैंसर वाली ट्यूमर्स या हम कहते हैं जो कैंसर वाली सेल्स है उसको जो है वो कंट्रोल करता है। और उसमें भी कौन से कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर वाली सेल्स और प्रोस्टेट कैंसर वाली सेल्स है उसको कंट्रोल करता है। उनके रिप्रोडक्शन को जो है वो ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करता है। तो इनडायरेक्टली जो है वो कैंसर को भी रोकता है। किस तरीके से रोकता है कि जो ग्रोथ हो रही है, अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ होती है उसको मेलेटोनिन जो है वो कंट्रोल करता है। और कौन सी ट्यूमर को, स्पेशली जो है वो ब्रेस्ट और प्रोस्टेट को, अदर को भी करता है लेकिन मेन रोल जो है वो इनमें प्ले करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रेगुलेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड एक्टिविटी, यानी कि पीनियल ग्लैंड की एक्टिविटी को किस तरीके से जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ही फिनोमेना याद रखना है कि जैसे डार्कनेस होगा देन इंक्रीज मेलेटोनिन प्रोडक्शन होगा, और जैसे हमारे पास में लाइट होगी देन उसके बाद जो है हमारे पास में पीनियल ग्लैंड जो है वो कम एक्टिवेटेड होती है और मेलेटोनिन जो है वो कम सीक्रेट होता है। बस ये दो लाइनें ही याद ही रखनी है। स्टिमुलेट बाय द डार्कनेस, जैसे डार्कनेस आएगा, जैसे अंधेरा आएगा देन पीनियल ग्लैंड
या हम कह सकते हैं मेलेटोनिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। और जैसे ही जो है वो लाइट आएगी वो इनहिबिटेड होगी, तो इनहिबिटेड बाय द लाइट, लाइट के द्वारा इनहिबिटेड होता है एंड डार्कनेस के द्वारा जो है वो स्टिमुलेट होता है। आपको ये दो लाइनें ही जो है वो याद रखने, स्टिमुलेटेड बाय द डार्कनेस एंड इनहिबिट बाय द लाइट। जैसे ज़्यादा लाइट आएगी तो इनहिबिट हो जाएगा और जैसे डार्कनेस आएगा देन मेलेटोनिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होगा। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकली कंडीशन रिलेटेड टू पीनियल ग्लैंड डिसफंक्शन। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास में नॉर्मल हार्मोन और ये सारी चीजें। अब किस तरीके से जो हमारे पास में पीनियल ग्लैंड का जो है वो डिसफंक्शन होगा, ठीक है। तो पहली चीज आती है हमारे पास में पीनियल ट्यूमर। ट्यूमर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ट्यूमर आएगा तो हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, मे बी इंक्रीज हो सकता है, मे बी डिक्रीज हो सकता है, दोनों कंडीशन आएगी। आप किसी भी ट्यूमर को उठा के देख लीजिए, चाहे थायराइड वाले को देख लीजिए, चाहे आप पैराथायराइड को देख लीजिए, चाहे आप एड्रेनल वाले को देख लीजिए, अगर ट्यूमर आएगा तो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो अगर पीनियल ट्यूमर होगा तो देन कैन डिस्टर्ब स्लीप, स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो मेलेटोनिन की वजह से। कोज हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा एंड इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब देखो पीनियल ग्लैंड बिल्कुल ब्रेन की जो है बॉटम में सैचुरेटेड है, बिल्कुल ब्रेन के जो है वो बीच में सैचुरेटेड होती है, तो वहां पे अगर ट्यूमर बनेगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट मेलेटोनिन डेफिशिएंसी। अब देखो मेलेटोनिन जो है वो डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पहली चीज इंसोमिनिया, ऑफ कोर्स क्योंकि मेलेटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा, ज्यादा नींद आती है, और अगर कम सीक्रेट होगा तो इंसोमिनिया होगा। एंड मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर के एंड अर्ली प्यूबरिटी आएगी, जो कि ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट एक्सेसिव मेलेटोनिन प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों एक्सेसिव प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा स्लीप हो गए। तो अगर आप में से किसी को ज्यादा नींद आती है तो यूं मान के चलो कि कहीं ना कहीं जो है वो मेलेटोनिन जो है वो ज्यादा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। अब मेलेटोनिन को जो है वो कैसे कंट्रोल करना उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उसका उपचार भी जो है वो हम बताएंगे। ये हो गया हमारे पास में मेलेटोनिन। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास में थाइमस ग्लैंड, ठीक है। तो कोई भी चीज मोटा मोटी हमने जो है वो डिस्कस किया था हमारे पास में पीनियल ग्लैंड का, याद रखने वाली चीजें मैं बता देता हूँ बेसिकली। तो ये डायरेक्टली जो है वो हमारे पास में ये बिल्कुल ब्रेन के जो है बीच में सैचुरेटेड होती है, ठीक है, मटर के दाने के समान होती है, और ये बेसिकली जो है वो मेन हार्मोन जो है वो इससे रिलीज होने वाला कौन सा दोस्तों, मेलेटोनिन है। और ये मेलेटोनिन जो है वो हमारे पास में जो भी हमारे पास में जो बायोलॉजिकली क्लॉक की रिदम्स है उसको कंट्रोल करता है, खाने पीने से उठने बैठने वाली उन सब चीजों को जो है वो कंट्रोल करता है। बेसिकली ये स्लिप एंड वेकनेसनेस वाली साइकिल को जो है वो कंट्रोल करता है। उसके लिए आप एक चीज अच्छी तरीके से याद रख लो कि ज्यादा अंधेरा होगा तो मेलेटोनिन जो है वो ज्यादा सीक्रेट होगा, और जितना ज्यादा उजाला होगा मेलेटोनिन जो है वो कम सीक्रेट होगा। तो ये सारी चीज आ गई। अब मेलेटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा तो ज्यादा नींद आएगी, कम सीक्रेट होगा तो नींद जो है वो कम आएगी। अब यही डिसऑर्डर जो है वो होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का आपको एक ही चीज ध्यान रखना दोस्तों कि इसके बारे में कौन कौन से क्वेश्चन आंसर पूछा थे उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों थाइमस ग्लैंड हमारे पास में जस्ट जो है वो दोनों लंग्स के बीच में जो मीडिया स्टर्नम वाला एरिया है वहां पे सैचुरेटेड होते हैं। ये जो मैं बीच में स्टोरी बता रहा हूँ दोस्तों ये पूरा कंक्लूजन आ जाएगा, चाहे किसी का भी ले लो, चाहे थाइमस का ले लो, चाहे आप किडनी का ले लो, चाहे हार्ट का ले लो, चाहे पीनियल ग्लैंड का ले लो। तो जो थाइमस ग्लैंड है हमारे पास में कहाँ पे सैचुरेटेड होती है, दोनों जो लंग्स है उसके बीच में जो स्पेस है जिसको मीडिया स्टर्नम बोलते हैं वहां पे जो है वो सैचुरेटेड होती है। और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में लिम्फेटिक सिस्टम का एक मेन ऑर्गन हम कह सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम में भी हम थाइमस को जो है वो पढ़ते हैं। और आपने देखा होगा कि दोस्तों हमारे पास में ब्लड सेल्स होती है, तो ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो तीन प्रकार की जो है वो ब्लड सेल्स होती है। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। डब्ल्यूबीसी जो हमारे पास में काम की है, आरबीसी और प्लेटलेट को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी जो है वो दो कैटेगरी में जो है वो डिवाइड होती है। कौन सी, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट इन द सेंस कि उसका जो हमारे पास में डब्ल्यूबीसी है, ये कोई डब्ल्यूबीसी है और इसके अंदर जो हमारे पास में न्यूक्लियस है वो ग्रेन्यूल्स के रूप में है, ठीक है, छोटे छोटे जो है धागे के रूप में, इसलिए इनको बोल जाता है ग्रेनुलोसाइट्स। और सेकंड आती है हमारे पास में एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट इन द सेंस कि इनके अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स नहीं होती, न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से होता है, बिल्कुल जो है वो फिक्स टाइप का होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो एग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास में आती है दोस्तों मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आती है। ये दो ही डब्ल्यूबीसी जो है वो एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और ग्रेनुलोसाइट्स में कौन से आते हैं दोस्तों, ग्रेनुलोसाइट्स में हमारे पास में जो है बेसोफिल आती है, इसेनोफिल आती है एंड, ठीक है, बेसोफिल, इसेनोफिल,
न्यूट्रोफिल, ठीक है। ये तीन जो है हमारे पास में किस में आती है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स आपने देखा होगा, लिम्फोसाइट्स दो तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है और एक बी लिम्फोसाइट्स होती है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती है वो तो क्या होती है कि वहां से जो है वो उड़ने के बाद में जो है वो उनका मैच्योरेशन कहाँ पे होता है, बोन मेरो के अंदर होता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं, वही लिम्फोसाइट्स वहां पे आके, ठीक है, वही लिम्फोसाइट्स आके जो है वो थाइमस में आके मैच्योर होती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल से जो है बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो पढ़ा रखा है। आप यूं समझिए कि लिम्फोसाइट्स एक गार्जियंस है, ठीक है। और पुरानी मूवी में आपने देखा होगा कि कुंभ का मेला लगता है, कुंभ के मेले में जो है भाई भाई बिछड़ जाते हैं, भाई बहन बिछड़ जाते हैं, या बहनें बहनें बिछड़ जाती है। हस्बैंड वाइफ के अलावा जो है वो सारी चीज बिछड़ते हुए आपने जो है वो देखा होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जैसे हमारे पास में लिम्फोसाइट बनी, अब लिम्फोसाइट, कुछ लिम्फोसाइट तो वहीं रह जाती है बोन मेरो के अंदर ही, और वहां पे उनकी जो है वो ट्रेनिंग चलती है, राइट। कुछ लिम्फोसाइट्स वहां से निकल के कहां पे आ जाती है, थाइमस में आ जाती है। तो जो थाइमस में निकल के आ गई उसको हम बोलते हैं दोस्तों टी लिम्फोसाइट्स, और जो बोन मेरो में रह गई उसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर, ये चीज होगी। और इन दोनों के बारे में डिटेल से मैंने अलग से ब्लड सीरीज के अंदर पढ़ा रखा था कि टी लिम्फोसाइट जो हमारे पास में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है, बी लिम्फोसाइट जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो शो करता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट लॉन्ग टर्म होती है, बी लिम्फोसाइट जो है वो शॉर्ट टर्म होती है। टी लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट जो है वो थाइमस के अंदर होता है, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर जो है वो बोन मेरो के अंदर होता है। तो ये थाइमस क्या करता है दोस्तों, थाइमस जो है वो एक हार्मोन रिलीज करता है थाइमोसिन, और वहां पे टी लिम्फोसाइट्स का जो है मेन रोल प्ले होता है। क्लियर, तो अब आगे बढ़ते हैं ताकि सारी चीज आपको जो है वो समझ में आ जाए। तो ये देखो हमारे पास में यहाँ का जो है वो एरिया लिया, सिर्फ चेस्ट का जो है वो एरिया लेके यहाँ पे जो है वो शो किया। तो ये दोनों लंग्स है, इन दोनों लंग्स के बीच में जो है वो आपको एक ग्लैंड येलो कलर की दिखाई दे रही है, जिसको हमने क्या कहा दोस्तों, थाइमस ग्लैंड। बाहर के साइड में इसमें कैप्सूल होता है, उसके बाद जो है वो इसमें कोर्टेक्स होता है, और इसके अंदर जो है वो मेंडुला होता है। हार्मोन जो है हमारे पास में मेन इसमें जो है वो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। फटाफट इसके बारे में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हुआ है कि थाइमस इज द स्पेशलाइज्ड प्राइमरी लिम्फोसाइड ऑर्गन। मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम में भी हम इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो थाइमस जो है वो एक स्पेशलाइज्ड प्राइमरी जो है वो लिम्फोसाइड्स ऑर्गन है, जो कि दैट इज इम्यून सिस्टम विथ एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि ये जो है वो इम्यून सिस्टम जो है वो उसमें हेल्प करता है, किसके द्वारा, एंडोक्राइन फंक्शन के द्वारा। क्लियर, इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। अभी मैंने बताया कि ये जो है वो हमारे पास में टी लिम्फोसाइट सेल्स को जो है वो डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन में जो है वो हेल्प करती है, विच आर एसेंशियल फॉर अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये जो है हमारे पास में जो अडेप्टिव इम्यूनिटी थे, अब अडेप्टिव इम्यूनिटी में आपने जो है वो सेलुलर और ह्यूमरल दो प्रकार की इम्यूनिटी, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो पढ़ाई हुई है। जब इम्यूनिटी पढ़ाई थी उसके टाइप में आप जाके देख सकते हो बुलेट सीरीज के अंदर। तो उसमें मैंने अडेप्टिव इम्यूनिटी बताया था, एक्टिव पैसिव बताया था। अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास में दो प्रकार की इम्यूनिटी थी, एक सेल मीडिएटेड थी और एक जो है वो ह्यूमरल थी। तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा दर्शाई जाती है, और जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा जो है वो दर्शाई जाती है। तो ये टी लिम्फोसाइट्स जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो शो करते हैं। द रिदम आल्सो सीक्रेट हार्मोन दैट रेगुलेट इम्यून फंक्शन एंड सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। और ये थाइमस जो है वो हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे पास में इम्यूनिटी वाले से रिलेटेड जो है वो रेगुलेशन करता है। अब आ जाता है हमारे पास में एनाटॉमी एंड लोकेशन। तो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन कहाँ पे रहती है दोस्तों, थोरेक्स में होती है, ठीक है। थोरेक्स कैविटी में रहती है, और थोरेक्स में भी दोनों लंग्स है, उन दोनों के बीच में जो है वो मीडिया स्टर्नम है, वहां पे ये सेचुरेटेड होती है। द थाइमस इज बिलोब्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द मीडिया स्टर्नम, अपर चेस्ट, बिहाइंड द स्टर्नम, इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। यानी कि जो थैलेमस है वो क्या होती है दोस्तों, कि जो हमारे पास में मीडिया स्टर्नम है। मीडिया स्टर्नम किसको बोला, दोनों लंग्स के बीच की जो दूरी है या दोनों लंग्स के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं मीडिया स्टर्नम। अब मीडिया स्टर्नम में भी कौन सा, अपर चेस्ट, यानी कि अगर हम इस चेस्ट को डिवाइड कर दें तो जो आधे से ऊपर वाला हो हिस्सा हो गया उसको बोलते हैं अपर चेस्ट, और जो मिडल से नीचे वाला हो गया उसको लोअर चेस्ट, ठीक है। तो दोनों लंग्स के बीच में सेचुरेटेड होती है, देखो दोनों लंग्स के बीच में सेचुरेटेड होती है। लेकिन ये अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं यहाँ पे, ये लो, तो ये जस्ट इसके ऊपर की साइड में जो है वो सेचुरेटेड होती है। क्लियर, देन उसके बाद इट इज
लार्ज एंड मोस्ट एक्टिव इन चाइल्डहुड बट श्रिंक आफ्टर प्यूबरिटी। ठीक है, ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव होती है किसमें, चाइल्डहुड ड्यूरेशन में। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो श्रिंक होने लग जाती है। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एज के साथ साथ जो है वो डिसअपियर हो जाती है या एज के साथ साथ जो है वो खत्म होने लग जाती है। तो बाकी जितने भी ग्लैंड है दोस्तों, चाहे थायराइड हो, चाहे पैराथायराइड हो, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, वो एज के साथ उनमें जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है या एज के साथ वो डिक्रीज नहीं होती है। वो जैसे पहले चल रही थी वैसे की वैसे लास्ट तक जो है वो चलती है, जब तक उसमें कोई एबनॉर्मलिटी ना आ जाए। लेकिन ये जो हमारे पास में थाइमस ग्लैंड है, ये चाइल्डहुड के टाइम पे जो है वो पीक पे रहती है, सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है और सबसे बड़ी साइज में रहती है। धीरे धीरे जो है वो ये श्रिंक हो जाती है, प्यूबरिटी के बाद में जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है। और इवन मैं कहूँ कि 30 साल के बाद में तो ये धीरे धीरे जो है वो विलुप्ति हो जाती है। तो ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया है कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो कि एज के साथ जो है वो डिसअपियर हो जाती है। तो आपका आंसर जाएगा दोस्तों थाइमस ग्लैंड। एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी और उसकी जगह कौन ले लेगा, उसकी जगह फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ले लेते हैं। देन उसके बाद आता है डिस्पाइट इट्स रिड्यूसिंग साइज इन एडल्ट इज स्टिल कंट्रीब्यूट टू इम्यून फंक्शन थ्रू रेसिडुअल हार्मोन सिक्रेशंस। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे ये डिक्रीज होती है, ठीक है, और ये रिड्यूस होती रहती है, देन उसके बावजूद भी जो है वो अपने हार्मोन्स के द्वारा जो है वो इम्यूनिटी में, या हम कहें कि इम्यून फंक्शन जो है वो कंटिन्यू करती रहती है। अब आ जाता है हमारे पास में हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थैलेमस, यानी कि थैलेमस से जो है वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे जो है बहुत सारे, बेसिकली हम 3 हार्मोन यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर जो है वो द थाइमस प्रोड्यूस सेवरल पेप्टाइड हार्मोन इंक्लूडिंग, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। लेकिन उसमें मेन आता है हमारे पास में कौन सा, थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है वो सबसे मेन है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। द मोस्ट वेल नोन थाइमिक हार्मोन, यानी कि ये जो है वो थाइमोसिन सबसे वेल नोन हार्मोन जो है वो होता है। इसका क्या फंक्शन है, स्टिमुलेट द मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएट ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स, यानी कि इसका क्या फंक्शन है कि जो टी लिम्फोसाइट्स थी, ठीक है, उनका मैच्योरेशन करना, उनका जो है वो डेवलपमेंट करना। ठीक, तो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था ना कि जिस तरीके से 2 भाई बिछड़ जाते हैं, एक भाई जो है वो डाकू के पास चला जाता है, एक भाई जो है वो पुलिस वालों के पास चला जाता है। ठीक है, वहां उनका डेवलपमेंट होता है। तो एक भाई जो है पुलिस वाला बन जाता है और एक भाई जो दूसरा वाला है वो डाकू बन जाता है। ये पिक्चरों में आपने देखा होगा। तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में जो लिम्फोसाइट्स है, वो लिम्फोसाइट्स क्या होता है कि जो हमारे पास में वहां से लिम्फोसाइट होकर वहीं पे रुक जाती है, उसको तो हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं, और वहां से निकल के जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं, थाइमस में आते हैं, उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर। देन इट इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स बाय इंप्रूविंग टी सेल्स फंक्शन। ठीक है, और ये टी सेल्स फंक्शन के द्वारा जो है हमारी इम्यूनिटी को जो है वो इंप्रूव करता है। एंड इट प्ले मेन रोल इन वुंड हीलिंग एंड टिश्यू डीजनरेशन। ठीक है, या हम कहें टिश्यू रीजनरेशन। ये जो है वो हमारे पास में वुंड हीलिंग, जो भी कट लग जाता है या घाव बन जाता है तो वो हील होता है, तो उसके हील में और टिश्यू रीजनरेशन में जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। सेकेंड हार्मोन आ गया हमारे पास में थाइमोपोइटिन। ठीक है, पहला था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थाइमोसिन, सेकंड आ गया थाइमोपोइटिन। यह हार्मोन क्या करता है, ए हार्मोन इन्वॉल्व्ड इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स। ये क्या करता है कि हमारे पास में टी सेल्स को जो है वो अर्ली डेवलपमेंट के लिए जो है वो हेल्प करता है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टी लिम्फोसाइट्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो जल्दी जल्दी जो है वो टी सेल्स का जो है प्रोडक्शन कौन करता है, थाइमोपोइटिन करता है। फंक्शन की अगर बात करें, प्रमोट टी सेल्स डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो है वो टी सेल्स डिफरेंशिएशन को जो है वो प्रमोट करता है किसके अंदर, इन द बोन मेरो एंड थाइमस। थाइमस और बोन मेरो, बोन मेरो को तो बोलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लिम्फोसाइट्स बनाइए, और वो लिम्फोसाइट्स जैसे थाइमस में आ गए तो उनका जो है वो मैच्योरेशन करवाता है। क्लियर। इन्फ्लुएंस न्यूरोमस्कुलर सिग्नलिंग बाय अफेक्टिंग एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर। ठीक है, और ये जो है हमारे पास में एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर्स के द्वारा जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। थर्ड हार्मोन आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थाइमोलिन। ठीक है, थर्ड हार्मोन आ गया हमारे पास में थाइमोलिन। ये क्या करता है हमारे पास में कि आपने देखा होगा कि डायरिया के समय, बच्चों में स्पेशली आपने देखा होगा कि डायरिया के समय जो है हम जिंक सप्लीमेंट वगैरह जो है वो देते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो जिंक डिपेंडेंट जो है वो हार्मोन है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिंक डिपेंडेंट थाइमिक हार्मोन जो है वो कौन सा होता है। तो दोस्तों थाइमोलिन हार्मोन जो है वो जिंक डिपेंडेंसी थाइमिक हार्मोन जो है वो होता है। जैसे हमारे पास में
थायराइड हार्मोन आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, पैराथायराइड हार्मोन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होता है, तो ठीक उसी तरीके से हमारे पास में थायमोलिन जो है वो जिंक डेफिशिएंसी जो है वो बेस्ट में जो है वो हार्मोन होता है। एंड दैट रेगुलेट इम्यून फंक्शन, ठीक है, तो जिंक जो है वो इसके रेगुलेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। फंक्शन की बात करें तो ये होता है अफेक्ट टी सेल्स डिफरेंशिएशन एंड साइटोकाइनेज प्रोडक्शन। ये क्या करता है कि जो हमारे पास में टी सेल्स जो है उनके डेवलपमेंट में एंड साइटोकाइनेज प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करता है। एंड मॉड्यूलेट इम्यून रिस्पॉन्स हैज देयर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, और ये जो है वो हमारे पास में इम्यून सिस्टम जो है उसको मॉड्यूलेट करता है। फोर्थ आ गया दैट इज कॉल्ड थाइमिक हार्मोनल फैक्टर। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको बहुत सारी बुक्स में जो है वो हार्मोन नहीं माना गया, लेकिन हम चीज पढ़ते हैं, कंप्लीट पढ़ते हैं, कल को कोई बच्चा ये नहीं कह दे कि सर ने जो है वो पूरी चीज नहीं करवाई। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसको हम बोलते हैं थाइमिक हार्मोनल फैक्टर। और ये क्या करता है दोस्तों, हमारे पास में जो टी हेल्पर सेल्स है, CD4 सेल्स, दो सेल्स आपने सुनी होगी, CD4 सेल्स और CD8 सेल। तो जो CD4 सेल है जिसको हम टी हेल्पर सेल के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, उसके डेवलपमेंट में जो है वो हेल्प करता है। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टी हेल्पर सेल दैट इज कॉल्ड CD4 सेल्स। क्लियर। फंक्शन की अगर बात करें तो आपको पता चल गया कि ये क्या करता है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेटेड करेगा और टी हेल्पर सेल्स है, CD4 सेल्स है, उसके एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। तो इट इनहेंस इम्यून रिस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग टी लिम्फोसाइट्स एंड इट हेल्प इन इम्यून सर्विलेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड ट्यूमर। देखो इन्फेक्शन और ट्यूमर का तो मेन रोल जो है वो यहाँ पे है ही है, उसमें तो ये प्रमोट करता ही करता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द थाइमस। थाइमस के जो है वो एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो कौन से होते हैं, ऑलरेडी हमने जो है वो हार्मोन्स पढ़ लिए, तो एंडोक्राइन फंक्शन वही होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको अगर ज्यादा चीज नहीं याद रहे तो एक चीज जरूर याद रखना कि ये बेसिकली हमारे पास में जो लिम्फोसाइट्स है, और लिम्फोसाइट्स में भी कौन सी दोस्तों, जो टी लिम्फोसाइट्स है उसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, टी सेल्स डेवलपमेंट एंड इम्यून रेगुलेशन। ठीक है, मेन फंक्शन इसका आ गया हमारे पास में टी सेल्स का डेवलपमेंट एंड इम्यून रेगुलेशन। द थाइमस प्रोग्राम टी सेल्स टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन एंड टी हेल्पर सेल्स दैट इज कॉल्ड CD4 सेल्स एंड साइटोकाइनेज टी सेल्स जिसको हम क्या कहते हैं CD8 सेल्स, उनके डेवलपमेंट में जो है वो मेन रोल प्ले करता है, और इनका डेवलपमेंट होगा तो वो इम्यूनिटी में जो है वो की रोल जो है वो प्ले करते हैं। सेकेंड आ गया प्रिवेंशन ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। जो ऑटो इम्यून डिजीज है उससे भी जो है वो प्रिवेंशन करता है। प्रिवेंशन कैसे करता है कि अभी थोड़ी देर पहले बताता है कि जो थाइमस एलिमिनेट सेल्फ रिएक्टिव सेल्स जो है वो क्या करती है कि जो भी हमारे पास में नेगेटिव सिलेक्शंस है, ठीक है, और जो ऑटो इम्यून रिएक्शन है उसको जो है वो कंट्रोल करती है। यानी कि जो डीजनरेटिव डिजीज थी, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो डीजनरेटिव डिजीज है जैसे पार्किंसंस है, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज है, तो जो डीजनरेटिव प्रोसेस है, धीरे धीरे हमारी न्यूरॉन्स जो है वो डैमेज होना चल रहे हैं, उस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, या हम कहें कि उस डीजनरेटिव प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करता है और नर्व के डीजनरेशन को जो है वो रोकता है। तो ऑफ कोर्स ये हमारे पास में ऑटो इम्यून डिजीज में भी जो है वो हेल्प करता है। डिसफंक्शन कैन लीड लाइक मास्थेनिया ग्रेविस एंड डाइगोर्ग सिंड्रोम। डाइगोर्ग सिंड्रोम ऑलरेडी हमने देखा है, ये जन्मजात जो है हमारे पास में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेक्शन विथ अदर एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि जो अदर एंडोक्राइन ऑर्गन है उसको भी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस था या हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनेडियल एक्सेस था, उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये दोनों एक्सिस है, कौन कौन सा, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडियल एक्सेस, उसको भी अफेक्ट करता है। तो उसको अफेक्ट करेगा तो किसको इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, LH और FSH को। ठीक उसी तरीके से ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस को भी जो है अफेक्ट करता है, इन द सेंस हमारे पास में जो ACTH हार्मोन है उसको भी इन्फ्लुएंस करेगा। क्लियर। तो देखो द थाइमस इंटरेक्ट विथ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस, तो इससे क्या होगा, स्ट्रेस हार्मोन लाइक कोर्टिसोल, अपन ने देखा था स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, ये सारी चीजें जो हमने एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बहुत डिटेल से जो है वो देखा था। क्या होता है कोर्टिसोल, कोर्टिसोन, मिनरलोकोर्टिकोइड है, ग्लूकोकोर्टिकोइड है, बिल्कुल ये ग्लूकोकोर्टिकोइड है। कहाँ से रिलीज होते हैं, जो ना ग्लोमेरुलस से, फेसिकुलटस से या रेटिकुला से, इसका आप जो है वो कमेंट में जो है वो आंसर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी क्लास जो है वो कितने इफेक्टिव हो रही है।
तो स्ट्रेस हार्मोन लाइक कोर्टिसोल कैन सप्रेस थाइमस फंक्शन रिड्यूसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है कौन सा, कोर्टिसोल, ये क्या करता है कि थाइमस हार्मोन को जो है वो कंट्रोल करता है, या हम कहें कि उसको सप्रेस करता है। तो सप्रेस करता है तो हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होती है। द थैलेमस एंड थायराइड हार्मोन वर्क टुगेदर फॉर प्रॉपर इम्यून डेवलपमेंट। ये थाइमस और थायराइड दोनों हार्मोन जो है वो एक दूसरे से सामंजस्य बिठा के जो है वो इम्यून डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ गया एजिंग एंड इम्यूनोसप्रेसिव। एजिंग एंड इम्यूनोसप्रेशन का मतलब हो गया हमारे पास में कि ये एज को भी जो है वो कंट्रोल करता है। थाइमस ग्लैंड जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, टी सेल का प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड उसके साथ साथ हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है इन एडल्ट इंडिविजुअल। अब देखो बच्चों में भी ये थाइमस ग्लैंड इतनी डेवलप नहीं होती है और बड़ों में भी जो है वो इतनी होती है। सबसे ज्यादा डेवलप कब होती है, जब चाइल्डहुड एज आती है, ठीक है, यानी कि 10 से 12 साल 15 साल की जो एज आती है उसमें हमारे पास में ये जो थाइमस ग्लैंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अच्छा बीच बीच में थायराइड बोल रहा हूँ तो याद रखना हम थाइमस की बात करें तो उस टाइम पे ये हमारे पास में थाइमस ग्लैंड जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। तो उस टाइम पे थाइमस ग्लैंड अगर एक्टिव है तो हमारे पास में इम्यूनिटी भी जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। जैसे जैसे श्रिंक हो जाती है इम्यूनिटी भी जो है वो डिक्रीज होती है। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि बच्चों में और बूढ़े लोगों में जो है वो इम्यूनिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, रोल इन कैंसर प्रिवेंशन। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो थाइमस रिलीज होता है, ठीक है, ये बेसिकली जो है वो कैंसर को प्रिवेंशन करता है। और कैंसर भी कौन सा दोस्तों हमारे पास में, ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर को जो है वो प्रिवेंशन करता है। यानी कि जो हमारे पास में जो सेल्स हैं, ठीक है, जहां पे मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो रहा था, ठीक है, उनको जो है वो कंट्रोल करता है। टी सेल्स प्रोड्यूस इन द थाइमस आर क्रूशियल फॉर डिटेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग कैंसर सेल्स। ये क्या करते हैं, CD4 सेल्स हमारे पास में थाइमस से रिलीज हो रही है और ये जो है वो जो भी हमारे पास में कैंसर सेल्स है उसको डिटेक्ट करती है और उसको वहीं पे खत्म कर देती है। थाइमिक हार्मोन में हैव पोटेंशियल इन द इम्यूनोथेरेपी फॉर कैंसर, ठीक है। थाइमिक हार्मोन जो है वो मेन रोल जो है वो प्ले करता है किसके अंदर, इम्यूनोथेरेपी फॉर कैंसर के लिए। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल डिसऑर्डर रिलेटेड द थाइमस डिसफंक्शन। अब देखो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि अगर थाइमस डिसफंक्शन होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास में इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होगी। बस ये चीज़ जो है वो ध्यान रखना, बाकी अदर हार्मोन को भी हम जो है वो देख लेते हैं। थाइमिक हाइपोप्लेजिया। थाइमिक हाइपोप्लेजिया इसको हम डाइजॉर्ज सिंड्रोम के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसमें क्या होता है, कंजेनाइटली जो है हमारे पास में जो है वो जो थाइमस ग्लैंड है वो एब्सेंट हो जाती है, उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एक कंजेनाइटल कंडीशन वेयर द थाइमस इज अंडर डेवलप और एब्सेंट, यानी कि जो हमारे पास में थाइमस ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड भी जो है उसके लिए भी जाना जाता है, ठीक है, अगर वो जन्मजात ही जो है वो एब्सेंट हो गई उसको हम कहते हैं दोस्तों डाइजॉर्ज सिंड्रोम। एंड रिजल्ट इन सीवियर इम्यूनोडेफिशिएंसी एंड इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, ठीक है। अगर ये जो है वो हमारे पास में अगर क्लिनिकल डिसऑर्डर में अगर थाइमस कम रिलीज होगा या हम कहें थाइमोसिन कम रिलीज होगा तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस में आपको पता ही है कि मास्थेनिया ग्रेविस में क्या करता है कि जो हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है, न्यूरोन रिसेप्टर है एसिटाइल कोएंजाइम, वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास में जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मास्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अमिताभ बच्चन को भी जो है वो मास्थेनिया ग्रेविस है, ठीक है। इट इज ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वेयर ऑटो एंटीबॉडीज अटैक एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर, यानी कि जो एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर है उसी के अगेंस्ट हमारे पास में जो है वो एंटीबॉडीज बन जाती है, इसलिए हमने इसको जो है वो ऑटो इम्यून जो है वो बोला गया। लिंक्ड टू थायोमा यानी कि थाइमस ट्यूमर और उसके बाद थाइमिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है, या तो थाइमस ट्यूमर होगा, थाइमो होगा या फिर थाइमिक हाइपरप्लेजिया होगा, उस कंडीशन में हमें जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में थायोमा या थाइमिक कार्सिनोमा। इसमें क्या होता है दोस्तों, थाइमोमा किसको बोला, बिनाइन ट्यूमर जो होता है हमारे पास में, ठीक है, थाइमस ग्लैंड का बिनाइन ट्यूमर है उसको हम बोलते हैं दोस्तों थायोमा, ठीक है, एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिजीज। और थाइमिक कार्सिनोमा किसको बोलते हैं दोस्तों, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है किसका, हमारे पास में थाइमस ग्लैंड का, उसको हम बोलते हैं थाइमिक कार्सिनोमा। दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। थायोमा होता है बिनाइन ट्यूमर ऑफ थाइमस ग्लैंड और थाइमिक कार्सिनोमा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द थाइमस ग्लैंड।
देन उसके बाद एड्स इन थाइमिक फंक्शन, एड्स में किस तरीके से जो है वो मेन रोल प्ले करता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डिजीज जो है वो डिक्रीज होती है या HIV इन्फेक्शन होता है, HIV इन्फेक्शन और एड्स होना दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे अलग अलग चीज़ें हैं? एड्स HIV होना इन द सेंस HIV वायरस किसी पर्सन के अंदर चला गया, उसको हम बोलते हैं कि ये HIV इन्फेक्टेड है, लेकिन वो एड्स से ग्रसित है, उसको हम यहाँ पे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि दोस्तों HIV होने के बाद जस्ट अभी इन्फेक्शन, या हम कहें कि वायरस जो है बॉडी के अंदर गया है, वहां जाके उसने कुछ किया नहीं है, बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो गया है। अब वहां जाने के बाद में वो किस तरीके से हमारे पास में इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। अब इम्यूनिटी को डिक्रीज करने के बाद हमारे पास में CD4 सेल और CD8 सेल को जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा और एक ऐसा लेवल आ जाएगा जहां पे हमारे पास में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? एड्स कहेंगे। तो HIV पर्सन इज नॉट सेइंग दैट इज द एड्स पर्सन, ठीक है, क्योंकि HIV होने के बाद वो पर्सन लाइफ लॉन्ग भी जो है अगर ध्यान रखे तो HIV पॉजिटिव ही कहलाएगा, एड्स उसको नहीं होगा। इन HIV और एड्स T सेल डिस्ट्रक्शन लीड टू इम्यून सप्रेशन। द थाइमस अटेम्प्ट टू रीजनरेट T सेल्स बट बिकम इनफेक्टिव ओवर द टाइम, यानी कि थाइमस अटेम्प्ट जो है वो रीजनरेट करता है लेकिन उसमें टाइम लगता है। ये हो गया हमारे पास में पीनियल ग्लैंड और उसके बाद आ गया हमारे पास में थाइमस ग्लैंड। अब हमारे पास में आती है दोस्तों किडनी। वैसे तो आपने देखा होगा कि किडनी का जो है मेन रोल क्या करता है? हमारे ब्लड को जो है वो फिल्टर करता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। लेकिन ये किडनी कुछ हार्मोन भी रिलीज करती है, जैसे आपने नाम सुना होगा इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो इरिथ्रोपोइटिन जो है वो हार्मोन है, रिलीज कहाँ से हो रहा है दोस्तों? किडनी से हो रहा है। तो किडनी हम कह सकते हैं कि एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो इसके बारे में जो हम आगे पढ़ लेते हैं और आगे फिनिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आ गया द किडनी आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। ये आपको पता ही है कि किडनी का जो है वो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? हमारे ब्लड को जो है वो फिल्टर करना एंड एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रेट करना, एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। अब देखो किडनी का ये जो है वो काम होता ही है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको तो बाहर निकालना, ब्लड को जो है वो फिल्टर करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बना के रखना एंड ब्लड प्रेशर को जो है वो मेंटेन करना। हाउएवर दे आल्सो फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन, यानी कि इसके साथ साथ जो है वो ये एंडोक्राइन फंक्शन भी जो है वो शो करती है। एंड सीक्रेटिंग हार्मोन्स दैट इन्फ्लुएंस रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यानी कि कुछ हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, जो क्या क्या करवाती है? 3 काम करवाती है, ठीक है। कौन कौन सा? इन्फ्लुएंस रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, यानी कि कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल बता दो दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन। सेकेंड, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करते हैं। ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करते हैं, वैसे तो एंजाइम होता है रेनिन, वो भी यहाँ से सीक्रेट होता है। एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, और साथ के साथ जो है वो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म भी जो है वो करवाते हैं। यानी कि किडनी जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन तो करती ही करती है, लेकिन एंडोक्राइन भी काम जो है वो करती है। एंडोक्राइन किस तरीके से? बेसिकली किडनी का जो है वो काम क्या है? हमारे ब्लड को जो है वो फिल्टर करना और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करना एंड ब्लड प्रेशर को जो है वो रेगुलेट करना। लेकिन इसके साथ साथ ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करती है, कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज करती है जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में, ब्लड प्रेशर में और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में जो है वो हेल्प करते हैं। वैसे तो आपने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा होगा, रास मैकेनिज्म हमने बहुत बार जो है वो पढ़ ली, वो रास मैकेनिज्म यहाँ पे जो है वो आएगी। एनाटोमी एंड लोकेशन। अब देखो एनाटोमी की बात करें तो किडनी कहाँ पे होती है? आपको बताइए, द किडनी आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं, ठीक है। बीन शेप्ड जो है वो आकृति है, जैसे किडनी ट्रे उसी से बनी हुई है, तो ये बीन शेप्ड जो है वो ऑर्गन होते हैं। लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द स्पाइन, यानी कि जो हमारे पास में स्पाइन है, वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइन है, उसके दोनों साइड में जो है वो सैचुरेटेड होती है, जस्ट बिलो द रिब्स केज। जो हमारे पास में रिब्स केज है उसके जस्ट नीचे की साइड में, या हम कह सकते हैं कि हमारे पास में डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में जो है वो सैचुरेटेड होती है। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ फंक्शनल यूनिट दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर किडनी जो है वो एक फंक्शनल यूनिट रखती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन्स कहते हैं। विच फिल्टर ब्लड एंड रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, ठीक है, जो बेसिकली क्या काम करता है? ब्लड को फिल्टर करता है और फ्लूइड को जो है वो बैलेंस रखता है। द किडनी आल्सो कंटेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट हार्मोन। किडनी जो है या किडनी के पास जो है वो ऐसे ऐसे ऑर्गन्स हैं या ऐसे ऐसे सेल्स है जो कि पर्टिकुलर जो है वो हार्मोन्स का जो है वो रिलीज एंड सिंथेसिस करती है। तो 1 by 1 करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं।
हार्मोन सिक्रेटेड बाय द किडनी एंड दियर फंक्शन, यानी कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जो किडनी के द्वारा जो है वो सिक्रेट होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन है। पहला आ जाता है हमारे पास में दोस्तों इरिथ्रोपोइटिन। बहुत बार आपने जो है वो सुना होगा इरिथ्रोपोइटिन, या इवन कई बार आपने देखा होगा कि जो CKD के पेशेंट आते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि पूरी कंप्लीटली उनकी जो है वो किडनी फेल हो चुकी है, वो क्लाइंट हॉस्पिटल में आते हैं तो आपने देखा होगा उनको जो है वो इरिथ्रोपोइटिन के जो है वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है वो इरिथ्रोपोइटिन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। इरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी क्यों? क्योंकि किडनी सही तरीके से काम नहीं करी है। तो ये तो आपको पता चल गया है कि किडनी से जो है वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का जो है वो रिलीज होता है। रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन सिक्रेटेड बाई, ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन को जो है वो सिक्रेट करता है। पेरीट्यूबुलर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, किडनी के अंदर ही ये प्रेजेंट होती है। पेरीट्यूबुलर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इन द रीनल कॉर्टेक्स, यानी कि ये कहाँ से रिलीज होता है दोस्तों? ये पेरीट्यूबुलर फाइब्रोब्लास्ट से जो है वो रिलीज होता है। अच्छे तरीके से याद रख लो, एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। इरिथ्रोपोइटिन कहाँ से सीक्रेट होता है? किडनी से होता है, बिल्कुल किडनी से होता है। लेकिन किडनी में भी कौन सी सेल्स करती है? पेरीट्यूबुलर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो है वो हमारे पास में इरिथ्रोपोइटिन का जो है वो सिक्रेशन करते हैं। और वो इरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं दोस्तों? वो इरिथ्रोपोइटिन हमारे पास में जो है वो RBC के प्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है दोस्तों? फंक्शन हो गया हमारे पास में स्टिमुलेट द बोन मेरो टू प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स। देखा, इरिथ्रोपोइटिन क्या करवाती है कि बोन मेरो को जो है वो फोर्स करती है, या बोन मेरो को जो है वो जाके इन्फॉर्मेशन देती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो RBC का प्रोडक्शन करो इन रिस्पॉन्स ऑफ लो ऑक्सीजन। अगर हाइपोक्सिया हो गया या हाइपोक्सीमिया हो गया है या कोई भी ऐसी कंडीशन हो गई जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या होगा दोस्तों? दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइटिन जो है वो सीक्रेट होगा। देन ये क्या करता है? हेल्प प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया को जो है प्रिवेंट करता है। आपको बताया अगर RBC डेफिशिएंसी होगी उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एनीमिया कहेंगे। एंड स्पेशली इन पेशेंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज। ऑफकोर्स 90% केसेज में क्रोनिक किडनी डिजीज में ये चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि किडनी जो है वो फेल हो जाती है। किडनी किसी भी तरीके से जो है वो हमारे पास में इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशंस नहीं कर पाती है। देन रेगुलेटेड बाय ऑक्सीजन सेंसेशनल सेल्स इन द किडनी। और किसके द्वारा रेगुलेट होता है? ऑक्सीजन सेंसिंग सेल्स, यानी कि ऑक्सीजन सेंसिंग सेल्स कौन सी आ गई? कि किडनी के अंदर ही या जो हमारे पास में प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स है नेफ्रॉन्स, उन्हीं के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सेंसिंग सेल्स होती है। यानी कि ऑक्सीजन कितनी आ रही है, कितना सेचुरेशन आ रहा है, उसको सेंस करने वाली जो है वो सेल्स होती है, वो इसको कंट्रोल करती है। अगर मान के चलिए उसके पास में ऑक्सीजन कम आ रही है तो वो सीधा सीधा इन्फॉर्मेशन देगी भाई ऑक्सीजन कम आ रही है। ऑक्सीजन कम आ रही है इन द सेंस कि वहां पे हीमोग्लोबिन सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले जा रहा है, तो फिर इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होगा। इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट होगा तो देन उसके बाद जो है वो RBC का प्रोडक्शन होगा। ठीक वाइस वर्सा ले लेते हैं। मान लीजिए वो ऑक्सीजन सेंसिंग सेल्स जो है वो देख रही है और वो देख रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है इन द सेंस कि RBC या तो सही तरीके से काम करिए या हम कह सकते हैं कि RBC जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड के अंदर है, तो उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन देगी और फिर जो है वो इरिथ्रोपोइटिन कम सीक्रेट होगा तो फिर बोन मेरो के अंदर जो है वो प्रोडक्शन के लिए डिमांड नहीं डालेगा। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में रेनिन ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, यानी कि रेनिन के द्वारा जो है वो ब्लड प्रेशर को किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों रेनिन को किस तरीके से किया जाता है, फटाफट मैं इसको जल्दी लूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ये 2-3 बार जो है हमारे पास में हो चुका है। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर भी हो चुका है, ठीक है, और अदर ग्लैंड के अंदर भी जो है वो ये हो चुका है। रास मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब देखो ये रास मैकेनिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है और आगे किस तरीके से हेल्प करता है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, अगर सपोज कीजिए किसी क्लाइंट का बीपी जो है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, अब बीपी डिक्रीज हो सकता है, बीपी जैसे डिक्रीज हुआ देन इसके अंदर हमारे पास में, अब देखो बीपी डिक्रीज होगा तो पूरी ब्लड के अंदर जो है वो हमारे पास में बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम हो जाएगा तो जो हमारे पास में रीनल आर्टरी है उसके अंदर भी ब्लड कम जाएगा। रीनल आर्टरी के अंदर ब्लड कम जाएगा, देन रीनल आर्टरी के अंदर रीनल जो आर्टरी जो है बहुत सारी चीज़ों में जो है वो डिवाइड होती है, ठीक है। देन डिवाइड होने के बाद वो एक जो है वो अफरेंट आर्टरी का रूप ले लेती है और वो किस में जाती है दोस्तों, नेफ्रॉन्स के अंदर जाती है। अब नेफ्रॉन्स के अंदर जैसे जाएगी देन वहां पे देखा जाएगा कि यार इस ब्लड वेसल्स में तो जो है ब्लड ही नहीं है, ठीक है, तो इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ब्लड नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, वहां से फिर जो है वो बहुत ज्यादा हम कहें
तो वहां से जो है वो क्या होगा कि रेनिन का जो है वो सिक्रेशन होगा। अब ये रेनिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है हमारे पास में, ये किडनी से सिक्रेट हो रहा है। किडनी में भी कहाँ से दोस्तों, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन से में भी कहाँ से, ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट था वहां से। ग्लोमेरुलस में भी कहाँ से, ग्लोमेरुलस के अंदर जो है वो लाइनिंग होती है, उसके अंदर जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स होती है, वहां से रेनिन का जो है वो प्रोडक्शन होता है। ध्यान रखना, RENIN ये तो सिक्रेट होता है हमारे पास में किडनी से। एक आता है हमारे पास में दैट इज का RELLIN, ठीक है, रेनिन। ये जो है वो हमारे पास में कहाँ सीक्रेट होता है दोस्तों, ये सीक्रेट होता है स्टोमक से। तो ये डाइजेस्टिव है और ये जो हमारे पास में एंडोक्राइन है। क्लियर। अब देखो जैसे बीपी कम हुआ देन किडनी के अंदर जो है ब्लड सप्लाई कम हुई। जैसे किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई कम हुई तो जो एंजियोटेंसिनोजन, नोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया, किसी भी वर्ड के पीछे नोजन लगता है दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव फॉर्म। जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, ये सारे के सारे जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो जिसके पीछे भी नोजन है दैट इज कॉल्ड इनएक्टिव फॉर्म है। ये बेसिकली जो है वो लीवर से सीक्रेट होता है। अब ये क्या करता है, रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजन को जो है वो क्या करता है, बाइंड करता है और यहाँ से ये नोजन वर्ड हो जाता है और किस में बदल जाता है दोस्तों, एंजियोटेंसिन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि ये जो है वो एक्टिव फॉर्म में आता है। पहले एंजियोटेंसिनोजन था जो कि इनएक्टिव फॉर्म था, अब जो है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल गया जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है हमारे पास में हार्ट के अंदर जो है मेन रोल प्ले करता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये इसको कौन बदलता है, ACE, ठीक है, याद रखना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हर चीज को याद रखोगे तो आगे पढ़ने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है, नाम से पता था एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में बदल दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल दिया। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करेगा दोस्तों, ये पूरा ब्लड में जो है वो सर्कुलेट होगा। सर्कुलेट होने के बाद जैसे किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी के अंदर जाने के बाद में वहां पे इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन देगा, या हम कहें कि इसका काम बताएगा कि आप जो है वो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन करो। और किसका, एल्डोस्टेरोन का। अब एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन होगा तो सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि सोडियम को तो पकड़ के बैठ लिया जाएगा और पोटेशियम को बाहर निकाला जाएगा। अब मुझे बताओ कि अगर सोडियम को पकड़ के बैठोगे तो बीपी कम होगा या ज्यादा होगा, वेरी गुड, सोडियम को पकड़ के बैठोगे तो बीपी जो है वो ज्यादा होगा। अब बीपी ज्यादा ही तो करना है, यहाँ पे हमारे पास में बीपी कम था उसको फाइनली जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, तो इस तरीके से होता है। सेकंड, ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है कि जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, जो पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई है, उनका क्या करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा तो वहां पे क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा। जो ब्लड हमारे पास में अननेसेसरी किसी आर्टरी और वेन के अंदर पड़ा हुआ था वहां से निकल के जो है वो आ जाता है और एक्टिव फॉर्म में आता है। अब देखो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो चुका है, एल्डोस्टेरोन सीक्रेट हो चुका है, सोडियम वापस से आ चुका है, पोटेशियम बाहर जा चुका है, तो फाइनली क्या होगा दोस्तों, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है वो कार्य करते हैं रेनिन। ठीक, तो वन बाय वन करके लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। सीक्रेटेड बाई, कहाँ सीक्रेट होता है, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि ये नेफ्रॉन्स के अंदर जो है प्रेजेंट होती है। जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस सेल्स इन द एफरेंट आर्टरियल्स ऑफ द नेफ्रॉन्स, यानी कि नेफ्रॉन्स में जो अफरेंट आर्टरियल्स है, दो आर्टरी होती है, एक होते हैं इफरेंट और एक होता है अफरेंट। ठीक है, तो जो अफरेंट आर्टरी है वहां पे ये सेचुरेटेड होती है, दैट इज कॉल्ड जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। देन उसके बाद आता है हमारे पास में फंक्शन। क्या क्या फंक्शन है इसके, देखो फंक्शन क्या क्या हो गया। रेनिन इज ए एंजाइम दैट प्ले ए की रोल इन द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, उठा ले। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली हमारे पास में, ये रेनिन क्या करता है कि ये मेन रोल जो है वो प्ले करता है एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अंदर। ठीक है, कि ये जैसे ही रिलीज होगा देन उसके बाद बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इट कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन, अब ये क्या करेगा, ये एंजियोटेंसिन जो कि लीवर से सीक्रेट होगा किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, जो चार्ट अभी हमने जो है वो फिनिश किया था, विच फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन सेकंड, वो किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा। और ये एंजियोटेंसिन जो है वो पावरफुल वेजो कंस्ट्रिक्टर होता है, पावरफुल जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है। देन ये एंजियोटेंसिन सेकंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, कैसे, कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देगा।
एंड उसके बाद स्टिमुलेट करेगा किसको, एल्डोस्टेरोन को। अब एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करेगा जो कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से। अब ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा तो सोडियम और वाटर, ठीक है, इन दोनों का जो वाटर का तो रिटेंशन करेगा और सोडियम का जो हो वो लेके बैठ जाएगा। अब मुझे बताइए कि वाटर भी आ गया है, सोडियम भी आ गया है एंड वेजो कंस्ट्रक्शन भी आ गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, एंड स्टिमुलेटिंग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को भी जो है वो स्टिमुलेट कर देता है ताकि यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्टिमुलेटिंग एंटी डाययूरेटिक हार्मोन एडीएच सीक्रेशन रिड्यूसिंग यूरिन आउटपुट को जो है वो रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्या करता है दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कैल्सिट्रोल जो कि एक्टिव विटामिन D3 होता है, ठीक है, उसको भी जो है वो कंट्रोल करता है। कैल्शियम एंड फोस्फेट होम्योस्टेसिस इन द सेंस कि जो कैल्शियम और फोस्फेट है इन दोनों का जो है वो कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल कैसे करता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स इन द किडनी, यानी कि ये जो कैल्सिट्रोल है ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है दोस्तों, जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, यानी कि नेफ्रॉन्स के 3 पार्ट हो गए थे हमारे पास में, डिजिटल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स, प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ फैनले। तो जो प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स वाला हिस्सा है वहां पे ये रिलीज होता है। और ये किसको कंट्रोल करता है दोस्तों, ये कंट्रोल करता है कैल्शियम एंड फोस्फेट को। फंक्शन की बात करते हैं तो कैल्सिट्रोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी, यानी कि कैल्सिट्रोल जो है वो हमारे पास में एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, सिंथेसाइज फ्रॉम द कैल्सिफेरॉल विटामिन D3 आफ्टर डाइहाइड्रोक्सिलेज इन द लीवर एंड किडनी। देन उसके बाद क्या करता है, इनहेंस कैल्शियम एंड फोस्फेट एब्जॉर्वेशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या करते हैं, फोस्फेट और कैल्शियम को जो है वो इंटेस्टाइन से निकालते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। एंड वर्क इन द कोऑर्डिनेशन विद पैराथायराइड हार्मोन, और जो हमारे पास में पैराथायराइड हार्मोन था, कौन सा, पैराथायराइड ग्लैंड से एक ही हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, उसके साथ मिलके जो है वो कार्य करते हैं। वो पैराथायराइड हार्मोन भी क्या करता है दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया करवाता है, यानी कि एन के प्रकार हमारे पास में कैल्शियम लेवल को जो है वो इंक्रीज करता है। वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द पैराथायराइड हार्मोन टू मेंटेन वर्क कैल्शियम लेवल, ठीक है, ब्लड कैल्शियम लेवल, असेंशियल फॉर बोन मिनरलाइजेशन एंड प्रिवेंशन फॉर ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, बोन मिनरलाइजेशन को कंट्रोल करता है और साथ के साथ जो है वो ऑस्टियोमलेशिया या रिकेट्स इनको कहते हैं उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आगे प्रोस्टाग्लैंड जो है वो रिलीज होते हैं, कौन कौन से, हम हार्मोन से पढ़ने अभी किडनी के, पहला एरिथ्रोपोइटिन हो गया, सेकंड रेनिन हो गया, तीसरा हमारे पास में कैल्सिट्रोल हो गया, चौथा हमारे पास में आ गया प्रोस्टाग्लैंड। तो प्रोस्टाग्लैंड जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे पास में किडनी की जो वेरियस सेल्स है वहां से जो है वो रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंड। और ये क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास में लोकल ब्लड फ्लो को जो है वो रेगुलेट करते हैं। अब ये किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, ये बेसिकली जो है वेजोडाइलेशन करवाते हैं, ठीक है। कहीं पे भी बीपी इंक्रीज हुआ या जहां कहीं भी लगी ब्लड की जो हो ज्यादा डिमांड होती है तो प्रोस्टाग्लैंड रिलीज होते हैं किडनी के द्वारा। वो प्रोस्टाग्लैंड रिलीज क्या करते हैं दोस्तों, वेजोडाइलेशन करवाते हैं, यानी कि रेनिन के जस्ट अपोजिट का काम कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंड्स। क्लियर, रटना नहीं है, जस्ट इतना ध्यान रखो कि रेनिन तो क्या करता है, एन के एन प्रकार बीपी को जो है वो इंक्रीज करता है, किस तरीके से, वेजो कंस्ट्रक्शन करके। लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंड है वो हमारे पास में वेजोडाइलेशन करवाता है और बीपी को जो है वो रिलैक्स करता है। तो फंक्शन देखते हैं, प्रोस्टाग्लैंड एक्ट एज ए लोकल वेजोडाइलेटर इंक्रीजिंग रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, वेजोडाइलेशन करवाएगा एंड रीनल ब्लड फ्लो को जो है वो इंक्रीज करेगा। एंड हेल्प इन काउंटर एक्ट एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रक्शन बाय द एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक है। अब ये क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है किसमें, एक्सेसिव वेजो कंस्ट्रक्शन बाय एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंड रेगुलेट सोडियम एक्सपीरेशन, यानी कि जस्ट अपोजिट काम करता है। उसमें तो क्या था, सोडियम का एब्जॉर्वेशन हो रहा था, और इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास में सोडियम का जो है वो एक्सक्रेशन हो रहा है। एंड मेंटेन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को भी जो है वो रेगुलेट करता है। लास्ट आ जाता है दोस्तों क्लोथो क्या है, एंटी एजिंग एंड फोस्फेट रेगुलेशन जो है वो होता है, और ये रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा जो है वो सीक्रेट किया जाता है। एंटी एजिंग है, यानी कि बूढ़े जो है वो नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये हार्मोन जो है वो यहाँ से रिलीज होगा। फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट फोस्फेट होम्योस्टेसिस बाय इंटरेक्टिंग विद द फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, यानी कि ये फोस्फेट को जो है वो रेगुलेट करता है, किसके द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर को कंट्रोल करके। एंड एक्ट एज ए एंटी एजिंग प्रोटीन, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क करता है, एंटी एजिंग प्रोटीन की तरीके से जो है वो वर्क करता है।
प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड किडनी डैमेज, ये किडनी डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है वो कंट्रोल करता है। एंड सपोर्ट कार्डियोवेस्कुलर एंड कोग्निटिव हेल्थ, ये कोग्निटिव हेल्थ और कार्डियोवेस्कुलर को जो है वो सपोर्ट करता है। ये हो गया हमारे पास में एंडोक्राइन रिलीज हार्मोन रिलेटेड टू किडनी। अब देखो ये किस किस तरीके से जो है वो कौन कौन सी तरीके से कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी डिफरेंशिएट फिजियोलॉजिकली प्रोसेस, तो सारी चीजें हमने पढ़ ली है कि आरबीसी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बीपी में करता है, देन उसके बाद जो है वो फॉस्फेट के रेगुलेशन में करता है, कैल्शियम में करता है, सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो वन बाय वन करके इनको फटाफट पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिसने अब तक अच्छे तरीके से देखा है तो इसमें अभी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आ गया रेगुलेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स या सेल प्रोडक्शन। ऑफकोर्स इरिथ्रोपोइटिन के द्वारा जो है वो आरबीसी के जो है वो सेल प्रोडक्शन को मेंटेन किया जाता है। द किडनी सेंस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, यानी कि किडनी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सेंस को, जो ऑक्सीजन को सेंस करने वाली जो है वो सेल्स प्रेजेंट होती है, वो सेंस करके देखती है कि आरबीसी के अंदर कितनी है और उस हिसाब से फिर जो है वो हमारे पास में इरिथ्रोपोइटिन का जो है वो कंट्रोल और रेगुलेशन होता है। व्हेन ऑक्सीजन लेवल आर लो, अब देखो किस तरीके से होता है, जैसे ही ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज होगा यानी कि क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी, तो उस टाइम पे इरिथ्रोपोइटिन ईपीओ जो है वो रिलीज हो जाएगा एंड स्टिमुलेट द बोन मेरो टू प्रोड्यूस मोर रेड ब्लड सेल्स, और बोन मेरो जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे पास में जो है वो क्या होगा दोस्तों, इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंपॉर्टेंट टू मेंटेनिंग ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू स्पेशली इन कंडीशन लाइक एनीमिया एंड क्रोनिक किडनी डिजीज। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को जो है वो किस तरीके से रेगुलेट करता है, तो उसमें हमारे पास में आ गया दोस्तों रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास मैकेनिज्म के द्वारा जो है बीपी को कंट्रोल किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है वो आपने अभी थोड़ी देर पहले देख लिया कि सबसे पहले जैसे बीपी डिक्रीज होगा, जैसे बीपी डिक्रीज होगा देन फाइनली क्या होगा, रेनिन रिलीज होगा। रेनिन रिलीज होगा तो वो एंजियोटेंसिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म था उसको एक्टिव फॉर्म में बदलेगा, वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदलेगा। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में बदलेगा, किसकी वजह से, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से। और ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास में लंग्स से। तो फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट किस में बदलेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में। ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो दो तरीके से वर्क करता है, एक तो डायरेक्टली चला जाता है और वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है और वाटर का रीएब्जॉर्बेशन करवाएगा, साथ के साथ ये एल्डोस्टेरोन को जो है वो रिलीज करने में हेल्प करेगा। अब एल्डोस्टेरोन जो है वो रिलीज हो गया तो उसकी वजह से सोडियम का जो है वो रिटेशन होगा और पोटेशियम को जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा। तो बीपी को भी इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स किडनी रिलीज रेनिन, जो कि मैंने आपको बताया, विच एक्टिवेटेड एंजियोटेंसिन सेकंड, जो कि एंजियोटेंसिन सेकंड को जो है वो एक्टिवेटेड करता है। फिर वो क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो क्या करवाता है दोस्तों, वेजो कंस्ट्रक्शन करवाता है, यानी कि नेरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स को जो है वो नेरो करता है एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, ये एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन करवाएगा। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों, सोडियम का तो जो है वो एब्जॉर्वेशन करता है या रीएब्जॉर्वेशन करता है, वाटर का रिटेंशन करता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन एंड राइज ब्लड वॉल्यूम एंड एडीएच सिक्रेशंस, ठीक है, ये एडीएच को भी कंट्रोल करता है। तो देन इसके बाद ये सीधा जो है वो एडीएच पे इंपैक्ट डालेगा, एडीएच को जो है वो कम सीक्रेट करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम होगा तो यूरिन आउटपुट जो है कम होगा और बीपी जो है फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। तो देन रिड्यूस यूरिन आउटपुट हेल्प टू रिटेन इन वाटर, क्लियर। देन उसके बाद कैल्शियम को किस तरीके से करता है, कैल्शियम एंड बोन मेटाबॉलिज्म। आपको पता है ये हमारे पास में जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, उसके साथ में जो है वो कोलैबोरेशन से बनाता है और हमारी बॉडी में जो है वो कैल्शियम और बोन के मेटाबॉलिज्म को जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कैल्स्ट्रोल। कैल्स्ट्रोल क्या है दोस्तों, एक्टिव जो है वो हमारे पास में विटामिन D3 थी। ये हमारे पास में क्या करती है दोस्तों, इंक्रीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्बेशन इन द इंटेस्टाइन। ये क्या करता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो कैल्शियम को और फॉस्फेट के एब्जॉर्बेशन को जो है वो इंक्रीज कर देता है एंड वर्क विथ पैराथायराइड हार्मोन टू मेंटेन ब्लड कैल्शियम लेवल टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, ठीक है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिलकर जो है वर्क करवाता है। असेंशियल फॉर बोन हेल्थ एंड प्रिवेंशन फॉर कंडीशन लाइक ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स, ठीक है, ये हेल्थ के लिए जो है वो जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन किससे करता है, किससे बचाव करता है, ऑस्टियोपोरोसिस और
रिकेट से। ऑस्टियोपोरोसिस कैसे, हड्डियां जो है वीक हो जाती है, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। क्यों? क्योंकि जो पैराथायरॉयड हार्मोन ये जो क्या करते हैं कि फाइनली हमारी बॉडी के अंदर जो है, ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करते हैं। तो ब्लड को कैल्शियम को इंक्रीज करने के लिए बोन से ही जो है वो कैल्शियम को उठा के हमारे ब्लड के अंदर जो है वो डाल देते हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा या रिकेट्स हो जाएगा। क्लियर? ये मैंने जो है वो आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर बहुत डिटेल से समझाया है। तो जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको ये सारी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। अब समरी आ जाती है कि किडनी से कौन कौन से हार्मोन आते हैं और उनके फंक्शन क्या है। पहला आ गया दोस्तों इरिथ्रोपोइटिन, फटाफट रिवीजन करो। ये क्या करती है दोस्तों, पेरीट्यूबुलर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है वहां से सीक्रेट होती है, और ये जो है वो इरिथ्रोपोइटिन का जो है वो स्टिमुलेशन करती है या सिक्रेशंस करती है, जो कि आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हमारी किडनी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी या आरबीसी कम आ गई, देन फिर इरिथ्रोपोइटिन जो है वो ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आरबीसी जो है वो प्रोडक्शन हो जाएगा। स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन रिस्पॉन्स टू हाइपोक्सिया। सेकेंड आता है रेनिन, RENIN। रेनिन जो है वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये एक्टिवेट होता है रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और ये फाइनली जो है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आ गया कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एक्टिव विटामिन D3 जो है वो इस नाम से जानते हैं। ये बेसिकली जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से जो है वो सीक्रेशन होता है। ये क्या करता है दोस्तों, कैल्शियम का जो है वो एब्जॉर्वेशन करवाता है एंड बोन हेल्थ को जो है वो मेंटेन करता है। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंड्स। प्रोस्टाग्लैंड हमारे पास में रेनिन का जस्ट अपोजिट काम करता है, और ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये किडनी के अंदर ही जो है वो वेरियस टाइप की सेल्स होती है वहाँ पे होता है। ये क्या करता है, मॉड्यूलेट ब्लड फ्लो एंड काउंटर एक्ट वेजो कंस्ट्रक्शन, यानी कि जस्ट अपोजिट जो है वो काम करता है। लास्ट आ जाता है दोस्तों क्लोथो क्या रीनल ट्यूब्यूल से सीक्रेट होता है, और ये जो है वो बेसिकली फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म एंड एंटीजन इफेक्ट को जो है वो शो करता है। लास्ट आ गया हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड हार्ट। हार्ट भी जो है हमारे पास में एंडोक्राइन के रूप में जो है वो वर्क करता है। अब तक आपने देखा कि हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं, बेसिकली जो है वो इसका काम क्या है दोस्तों, पंप करने का काम है। लेकिन पंप के साथ साथ इसकी जो है वो लेयर्स है, उससे भी जो है वो स्पेशल टाइप के जो है वो हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। अब किस तरीके से क्या क्या कंट्रोल करते हैं उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों आपने सुना होगा ANP सुना होगा, BNP सुना होगा, CNP भी सुना होगा। ANP BNP तो सुना ही होगा, CNP तो नहीं सुना होगा। तो इन सबको हम लेंगे और देन फटाफट जो है इसको फिनिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे पास में किस तरीके से एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो शो करते हैं, और ANP क्या करता है, BNP का क्या करता है, कब कौन सी कंडीशन में रिलीज होते हैं, कब किस तरीके से कंट्रोल होते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। हार्ट इज द प्राइमरी नॉन एज मस्कुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि हार्ट जो है वो प्राइमरी जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि ब्लड को जो है वो पंप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी बॉडी में जो है ब्लड को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउएवर इट इज आल्सो फंक्शन एज एंडोक्राइन ऑर्गन बाय सीक्रेटिंग सम हार्मोन। अब देखो एंडोक्राइन में क्यों लिया, क्योंकि इसके द्वारा कुछ जो है वो एंडोक्राइन कुछ हार्मोन भी जो है वो रिलीज किए जाते हैं, इसलिए इसको एंडोक्राइन के अंदर भी जो है वो डाला है। दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, और वो हार्मोन जो है वो क्या करते हैं दोस्तों, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, एंड सोडियम एक्सक्रेशन को जो है वो रेगुलेट करते हैं। एन के इन प्रकार हमारे पास में जो है वो ब्लड प्रेशर, फ्लूइड बैलेंस और सोडियम को जो है वो मेंटेन करते हैं, या एक्सक्रेशन जो है वो कौन करते हैं हमारे पास में, इसी के द्वारा कुछ रिलीज होने वाले हार्मोन। अब कौन कौन से रिलीज होते हैं उनको हम ले लेते हैं। ठीक है, दीज हार्मोन हेल्प टू मेंटेन कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टेसिस बाय इंटरेक्टिंग विद द किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास में जो कार्डियोवैस्कुलर होम्योस्टेसिस है वो इंटरेक्ट करता है किडनी, एड्रिनल ग्लैंड और ब्लड वेसल्स को। एनाटॉमी की बात करें तो सबको पता है कि हार्ट जो है वो कहाँ पे सैचुरेटेड होता है, द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, जो हमारे पास में थोरेसिक कैविटी है वहाँ पे सैचुरेटेड है, बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के जो है वो बीच में, मीडिया स्टर्नम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल लोअर पोल की साइड में जो है वो होता है, एंड स्लाइटली इनटू द लेफ्ट मिड लाइन, यानी कि जो हमारे पास में मिड लाइन है बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, जिससे हमारे पास में थाइमस ग्लैंड थी वैसे बिल्कुल सेंटर में नहीं होता है, ये थोड़ा सा जो है वो लेफ्ट साइड में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, इसके जो है वो 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम होते हैं, 2 ही वेंट्रिकल होते हैं। स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल्स दैट इज कॉल्ड मायोसाइट्स आर इन द एट्रिया वेंट्रिकल प्रोड्यूस एंडोक्राइन फंक्शन, यानी कि कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मायोसाइट्स बोलेंगे, और ये मायोसाइट्स जो है वो स्पेशल टाइप का जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, कुछ एट्रियम से करती है, कुछ जो है वो वेंट्रिकल से करते हैं। 1 बाय 1 करके जो है उसको लेंगे। पहला लेते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हार्ट एंड देयर फंक्शन।
पहला आ गया हमारे पास में ANP, एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज। याद रखना दोस्तों, तीनों हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट भी करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम में बहुत ज़्यादा जो है वो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज, ANP के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब देखो तीनों को मैं समरी से समझा देता हूँ ताकि किसी तरीके से कोई दिक्कत ना रहे। ANP जो है वो बेसिकली हमारे पास में जो एट्रियम होता है ना, वहाँ से रिलीज होता है। यानी कि ये हमारे पास में हार्ट हो गया, और हार्ट में हमारे पास में जो एट्रियम है, ठीक है, ऊपर के वाले जो है वो एट्रियम है, नीचे वाले जो है वो वेंट्रिकल। तो एट्रियम जो है वहाँ से रिलीज होता है, और एट्रियम में भी जो है वो हमारे पास में जो एट्रियम की सेल वॉल है वहां से रिलीज होती है, ठीक है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये ANP जो है वो हमारे पास में वे जो रेनिन काम करता है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। क्या करेगा? वाटर को बाहर निकालेगा, ठीक है, सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को रख लेगा, एंड प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट को जो है वो डिक्रीज कर देगा। तो एन के एन प्रकारेण हमारे पास में जस्ट जो है वो हमारे पास में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था उसके जस्ट अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके जो है उसको लेते हैं। ANP क्या करता है? ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस को जो है वो मेंटेन करता है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों? इसके सीक्रेशंस और इसके फंक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो ANP है, एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज जो है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? ये हमारे पास में सीक्रेट होता है दोस्तों एट्रियल मायोसाइट्स, यानी कि जो एट्रियम है उसके मायोसाइट से जो है वो सीक्रेट होता है इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब देखो किस तरीके से काम करता है। हार्ट के अंदर हमारे पास में 4 चैम्बर हो गए, ठीक है, ये हार्ट के अंदर जो है वो 4 चैम्बर हो गए। ये हो गया हमारे पास में राइट एट्रियम, दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम है वहां से जो है वो कौन रिलीज करता है? ANP, एट्रियल, नाम से पता, एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज। अब जैसे ये कब रिलीज होगा दोस्तों? जब BP बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो BP बढ़ जाता है तो जैसे ही हमारे पास में एट्रियल की वॉल, एट्रियल की जो दीवारें हैं वो स्ट्रेच होगी, तो जैसे हमारे पास में एट्रियल की वॉल दीवारें जो है वो स्ट्रेच होगी, तब ये हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, ठीक। तो जैसे ही वहां पे जो है वो प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो जो एट्रियम की दीवारें हैं वो ज्यादा स्ट्रेच होगी, ज्यादा स्ट्रेच होते वहां से जो है ये रिलीज होना चालू हो जाएगा। अब वहां से ये जो रिलीज होगा तो ये क्या करेगा दोस्तों? रेनिन के जस्ट अपोजिट काम करेगा, वेजोडाइलेशन करवाएगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, पोटेशियम को अंदर रखेगा, वाटर को बाहर निकालेगा। ये इसका फंक्शन है। तो कहीं रटना नहीं है, सीधा याद रखो। क्लियर? तो देखो एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस को जो मेंटेन करता है। सीक्रेटेड कहाँ सीक्रेट हो रहा है दोस्तों? एट्रियल मायोसाइट से जो है वो सीक्रेट होता है, जो कि कहाँ पे सैचुरेटेड होती है दोस्तों? इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर। जैसे ब्लड वॉल्यूम प्रेशर इंक्रीज होता है तब रिलीज होती है। क्या फंक्शन है? मैंने क्या बता? प्रमोट सोडियम एक्सक्रेशन, सोडियम को बाहर निकालता है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों न्यूट्रिसिस, ठीक है, नेट्रिसिस। आपने नाम सुना होगा, नेट्रिसिस होता है रिलेटेड टू सोडियम, ठीक है। आपने देखा हाइपोनेट्रियम, हाइपोनेट्रियम मतलब सोडियम कम हो गया, ठीक है। हाइपरनेट्रियम सोडियम ज्यादा जो हो गया, तो नेट्रियूरेसिस हो गया, मतलब कि सोडियम जो है वो बाहर निकला। ऐसी छोटी छोटी टर्म्स जो है वो एग्जाम में बहुत बार जो है वो पूछी जाती है, तो ये जरूर जो है वो ध्यान में रखना। तो प्रमोट सोडियम एक्सक्रेशन बाय द किडनी, किडनी के द्वारा जो है वो इसका एक्सक्रेशन किया जाता है। एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, यानी कि रेनिन जो काम करता है उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। डायूरेसिस करवाता है, जिससे क्या होता है? रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम होगा। एंड रिलैक्स ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास में ब्लड वेसल्स थी उनको रिलैक्स करता है, मतलब वेजो डायलेशन करवाता है, लोअरिंग ब्लड प्रेशर। अब देखो सोडियम बाहर निकल गया, वेजो डायलेशन करवा दिया, देन उसके बाद यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर दिया, तो फाइनली क्या होगा? फाइनली जो है वो हमारे पास में BP कम हो गया। तो जैसे ही वॉल स्ट्रेच हो रही थी तब ये रिलीज हुआ, अब BP कम होगा तो ये सीक्रेशंस कम हो गया। कुल मिला के इनहिबिट रेनिन, एल्डोस्टेरोन एंड ADH सीक्रेशंस, इन सबको जो है वो कंट्रोल कर देता है। बहुत सारे बच्चे ADH में कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेटिक का मतलब होता है दोस्तों जो यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। एंटी डायूरेटिक तो अपोजिट हो गया, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये इसको इनहिबिट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करेगा। एंटी डायूरेटिक यूरिन को रोके रखता है, तो उसको कंट्रोल कर लेगा तो यूरिन को ज्यादा छूट जाएगा। यही तो मीनिंग है, ठीक है। एंड काउंटरएक्टिंग रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास मैकेनिज्म के जस्ट अगेंस्ट काम करता है, दैट इज कॉल्ड ANP।
सेकंड आ गया हमारे पास में ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज। ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज जो है वो हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो सिक्रेशन होता है। ये जो एएनपी था वो तो कहाँ से सिक्रेट हो रहा था दोस्तों, एट्रियम से, और ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है, वेंट्रिकल से। तो बीएनपी ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज समझ के जो है वो सीधा ब्रेन में मत जाना, वेंट्रिकल। वैसे इसका नाम वीएनपी होना चाहिए, जैसे वो एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टिडेज था, तो अगर मुझे नामकरण का मौका मिलता तो मैं इसको जो है वो वीएनपी कहता, वेंट्रिकल न्यूरेटिक पेप्टिडेज कहता। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी लिखा है तो उसी को हम पढ़ेंगे। ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज ये हार्ट फेलियर मार्कर है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, वेंट्रिकल मायोसाइट से। वो तो कहाँ से सीक्रेट हो रहा था, एट्रियल मायोसाइट से। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार जो है वो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल मायोसाइट से जो है वो रिलीज होते हैं। रिस्पॉन्स टू वेंट्रिकल स्ट्रेचिंग, यानी कि वेंट्रिकल जब स्ट्रेच हो, वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा। अब तो देखो एट्रियल में तो बहुत थिन लेयर होती है, तो एट्रियल स्ट्रेच हो गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वेंट्रिकल स्ट्रेच हो गया ना तो डेफिनेटली ये चीज ध्यान रखना दोस्तों कि वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल स्ट्रेच हो रहा है, वेंट्रिकल स्ट्रेच हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है वो सारी चीजें हार्ट फेलियर की कंडीशन आ रही है। तो जैसे वेंट्रिकल स्ट्रेच होगा, क्या रिलीज होगा दोस्तों, ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज जो है वो रिलीज होगा। और वो सारी चीजें करता है, जैसे हमारे पास में एनकरेज करता है, सोडियम वोडियम इनका सबका एक्सक्रिएशन करता है, वेजोडाइलेशन करवाता है, ये सारी चीजें करता है। फंक्शन दोनों के सेम है। फंक्शन क्या है, सिमिलर टू एएनपी बट हैज लॉन्गर हाफ लाइफ, ठीक है। एएनपी के जैसे ही फंक्शन है, वेजोडाइलेशन करवाएगा, सोडियम को बाहर निकालेगा, वाटर को बाहर निकालेगा, बट ये लंबे समय तक, लंबे लाइफ तक जो है वो कार्य करते हैं। रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम बाय इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर एक्सक्रिएशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को जो है वो रिलीज करते हैं, कैसे, सोडियम और वाटर का एक्सक्रिएशन करके। नेक्स्ट आ गया, यूज इन क्लिनिकल बायोमार्कर ऑफ हार्ट फेलियर टू डायग्नोस, यानी कि बीएनपी का लेवल देख के हम जो है वो कह सकते हैं कि क्लाइंट हार्ट फेलियर की कंडीशन में जा रहा है या नहीं जा रहा, क्योंकि वेंट्रिकल स्ट्रेच हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्लाइंट जो है वो हार्ट फेलियर की कंडीशन में जो है वो जाने वाला है। नेक्स्ट, सी टाइप न्यूरेटिक पेप्टिडेज, ठीक है। पहला था ए टाइप एएनपी, दूसरा बीएनपी, अब आ गया सीएनपी। सी है सी टाइप न्यूरेटिक पेप्टिडेज। ये कहाँ से रिलीज होता है, ये हमारे पास में जो ब्लड वेसल्स है ना वहां से रिलीज होता है, ठीक है। तो देखो ब्लड वेसल्स फंक्शन जो है वो इसका काम होता है। सीक्रेट कहाँ से होता है, एंडोथीलियल सेल्स बाय द ब्लड सेल्स। तीनों का याद रखना, एएनपी एट्रियल मायोसाइट से, बीएनपी वेंट्रिकल मायोसाइट से, सीएनपी एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां से जो है वो सीक्रेट होता है। फंक्शन क्या है, ये बेसिकली जो है वो वेजोडाइलेटर करवाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे हमारे पास में सीएनपी रिलीज हुआ तो एंडोथीलियल सेल से, ब्लड वेसल से ही रिलीज हुआ और वो ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट कर देता है एंड इंप्रूविंग ब्लड फ्लो। जहां कहीं पे भी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है तो वहां पे सीएनपी रिलीज होगा, तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी और वहां पे जो है वो आगे ब्लड फ्लो चलता रहेगा। एंड रेगुलेट वेस्कुलर ट्यून एंड रिमॉडलिंग, ये क्या करता है, वेस्कुलर ट्यून एंड रिमॉडलिंग को जो है मेंटेन करता है। लेस अफेक्ट ऑन सोडियम एंड वाटर एक्सक्रिएशन कंपेयर टू एएनपी, ये जो है वो सोडियम का एक्सक्रिएशन भी करवाता है, वाटर का एक्सक्रिएशन भी करवाता है, लेकिन एएनपी और बीएनपी के कंपैरिजन में बहुत कम करवाता है। हाँ, ये ब्लड वेसल्स को डायलेशन एंड रिलैक्सेशन में सबसे ज्यादा जो है वो हेल्प करता है। लास्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड एड्रेनोमिडुलिन, ठीक है। अब देखो एड्रेनोमिडुलिन जो है ये क्या करता है, ये वेजोडाइलेशन करवाता है एंड कार्डियो प्रोटेक्शन करवाता है, ठीक है। कैसे, यानी कि ये हमारे पास में जो कार्डियक और वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स है, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो सीक्रेट होता है। और ये भी हमारे पास में सेम जो हमारे पास में थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सीएनपी, उसी तरीके से काम करता है। एएनपी बीएनपी का सेम फंक्शन है, सीएनपी और एडीएम इन दोनों का जो है वो सेम फंक्शन है, एड्रेनोमिडुलिन, ठीक है। ये क्या करता है फंक्शन में, लोअर ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स। ये किस तरीके से, वो तो सोडियम को निकाल के, वाटर को निकाल के, वेजोडाइलेशन करवा के ये सारा काम करके करते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट करके ही अपना काम निकालते हैं। तो लोअर ब्लड प्रेशर बाय डायलेटिंग ब्लड वेसल्स एंड रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशन इन द ब्लड वेसल्स। ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। एंड हेल्प प्रोटेक्ट हार्ट ड्यूरिंग कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, जब कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो जाती है तो ये जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर, एएनपी बीएनपी सीएनपी एंड एड्रेनोमिडुलिन, ये चार हार्मोन जो है वो रिलीज हो गए। अब चारों के फंक्शन, चारों के जो है मैकेनिज्म समझ में आ गई। अब फंक्शन आप जो है वो कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द हार्ट इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकली फंक्शन, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम।
ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम में किस तरीके से जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो चारों को मैं एक ही जगह समझा देता हूं दोस्तों, सीधी सीधी बात है, हर जगह नहीं पढ़ना। एएनपी बीएनपी तो क्या करता है, काउंटर एक्ट करता है ब्लड प्रेशर पे, तो ये क्या करता है, सोडियम का तो एक्सक्रिएशन करता है। तो एएनपी बीएनपी काउंटर एक्ट करता है, सोडियम का तो एक्सक्रिएशन करेगा, सोडियम को तो बाहर निकालेगा, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोयूरेसिस, ठीक है, एंड वाटर फ्लो, ठीक है, और उसको जो है वो फाइनली जो है वो जैसे वाटर फ्लो के द्वारा सोडियम बाहर निकल गया, फाइनली क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। सेकंड, जो हमारे पास में जो वाटर है उसको भी बाहर निकालेगा। अब वाटर बाहर निकल रहा है, सोडियम बाहर निकल रहा है, तो फाइनली जो है बीपी कम हो जाएगा। सेकंड क्या करेगा, ये ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट करेगा, ठीक है, और ब्लड वेसल्स डायलेट हो गए, वेजो डायलेशन हो गया, तो बीपी वैसे जो है वो कम हो गया, ठीक है। और जो रास मैकेनिज्म थी और एडीएच सीक्रेट था, उन दोनों को कंट्रोल कर देगा, रास मैकेनिज्म को रोक देगा। रास मैकेनिज्म तो फाइनली क्या कर रही थी दोस्तों, बीपी को बढ़ा रही थी, वेजो कंस्ट्रक्शन करके, सोडियम का रीअब्जॉर्बेशन करके, ये सारी चीजें कर रही थी, बीपी को बढ़ा रही थी। और एडीएच भी क्या करता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो पानी बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगा, यूरिन के द्वारा नहीं निकलेगा, एंटी डाययूरेटिक है, ध्यान रखना। तो डाययूरेटिक का मतलब हो गया ज्यादा यूरिन, एंटी का मतलब कम यूरिन, ठीक है। तो ये एडीएच और रास को कंट्रोल कर देता है, ताकि यूरिन को और उनको रास मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हो जाएगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा, और एडीएच कम सीक्रेट होगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में, दैट इज का सी टाइप और एंड्रोमेडुलिन। ये क्या करते हैं, वेजो डायलेशन के द्वारा जो है वो कंट्रोल करते हैं। क्लियर। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किस तरीके से करते हैं, ऑफ कोर्स ये सारे के सारे सोडियम का तो जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं, और फ्लूइड का जो है वो एक्सक्रीशन करते हैं, और पोटेशियम को बना के रखते हैं। एएनपी बीएनपी प्रिवेंट फ्लूइड, ठीक है, एएनपी बीएनपी प्रिवेंट फ्लूइड लोड इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड डायूरेसिस करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं हमारे पास में, डायूरेसिस करवाते हैं। एंड उसके बाद में क्या करते हैं कि हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पर्टिकुलरली सोडियम लेवल, सोडियम लेवल के जो है मेंटेन को जो है वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट, अपोजिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये जस्ट हमारे पास में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो काम करते हैं। किस तरीके से, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन तो जो है वो फाइनली बीपी को जो है वो इंक्रीज करता है, लेकिन एएनपी बीएनपी इस रास मैकेनिज्म को जो है वो स्टॉप करते हैं और बीपी को डिक्रीज करते हैं। द रास सिस्टम इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर वाइल एएनपी एंड बीएनपी काउंटर एक्ट इट बाई, ठीक है, रास मैकेनिज्म तो बीपी को इंक्रीज करता है एंड एएनपी बीएनपी जो है बीपी को डिक्रीज करता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी, किडनी से जो है वो रेनिन का जो रिलीज होता है उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर रेनिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो बीपी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस, एल्डोस्टेरोन सिक्रेशंस को डिक्रीज करेगा, क्योंकि अगर एल्डोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट होगा तो वहां पे क्या होगा, वो सोडियम को जो है वो अंदर लेगा और वाटर को अंदर लेगा, तो बीपी फाइनली बढ़ाएगा। तो ये एल्डोस्टेरोन के सिस्टम को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। एंड लोअर एडीएच लेवल, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के लेवल को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। क्लियर, ये सारी चीज हो गई। कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन, कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं, ऑफ कोर्स जैसे हमारे पास में जो है वो बीपी हुआ, ठीक है ना, एंड्रोमेडुलिन एंड सीएनपी जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं हाइपरटेंशन से, हार्ट फेलियर से एंड एथेरोस्क्लेरोसिस से। कैसे, ये क्या करते हैं, एंडोथेलियल फंक्शन करवाते हैं और ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट करते हैं। ये हो गया हमारे पास में हार्ट। देन उसके बाद हम समरी आ जाते हैं। समरी में हमारे पास में आगे कौन कौन से हार्मोन कब कब रिलीज होते हैं और किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले एएनपी, एएनपी कहाँ से सीक्रेट हो रहा, एट्रियल मायोसाइट से सीक्रेट होता है। ये क्या करते हैं, बीपी को डिक्रीज करते हैं, सोडियम और वाटर को जो है वो एक्सक्रिएशन करते हैं। सेकंड आ गया बीएनपी, ब्रेन न्यूरेटिक पेप्टिडेज। ये चार्ट अच्छी तरीके से याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन इससे जो है वो पूछा जाता है। ये वेंट्रिकल मायोसाइट से सीक्रेट होते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम एंड हार्ट फेलियर, सेम काम करते हैं। देन सी टाइप न्यूरेटिक पेप्टिडेज सीएनपी, ये एंडोथेलियल सेल से करते हैं, ये वेजोडाइलेशन करवाते हैं और बीपी को कंट्रोल करते हैं। एंड एंड्रोमेडुलिन जो कि कार्डियक एंडोथेलियल सेल्स करते हैं, ये भी बीपी को जो है वो डिक्रीज करते हैं, किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास लंबी जरूर हुई है, लेकिन हमने पूरा डिटेल से जो है वो जितने भी हमारे पास में जो एसेसरी ऑर्गन्स थे, जो अदर एंडोक्राइन सिस्टम थे, उनके बारे में देखा। सबसे पहले हमने थाइमस के बारे में देखा, देन उसके बाद हमने जो है वो हमारे पास में थाइमस के बाद सबसे पहले हमने पीनियल ग्लैंड के बारे में देखा, देन उसके बाद थाइमस के बारे में देखा, फिर किडनी के बारे में देखा, और लास्ट हमने जो है वो हार्ट के बारे में देखा। आई होप आपको ये क्लास जो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। क्लास लंबी ज़रूर है, लेकिन सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए या नहीं हुए इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। आज हमारे पास में एंडोक्राइन सिस्टम फिनिश हो गया।
नेक्स्ट क्लास से चलेगी हमारे पास में इमरजेंसी ड्रग्स से। इमरजेंसी ड्रग्स में भी हमारे पास में थोड़ी बड़ी बड़ी क्लासेज जो है वो होने वाली है, ठीक है। और उसमें हम जो है 1 बाय 1 करके इसको हम पढ़ेंगे, लंबी क्लास होगी, लेकिन एक दिन के अंदर जो हम 5 जो है वो इमरजेंसी ड्रग्स पढ़ेंगे। टोटल हम 20 इमरजेंसी ड्रग्स को हम ले रहे हैं और उसको क्लास को हम जो है वो फिनिश करेंगे। 25 इमरजेंसी ड्रग्स को हम ले रहे हैं और क्लास को जो है वो फिनिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।